नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मैं नीलेश आनंद बोल रहा था देहरादून से, आईजी साइबर सेल। नीलेश आनंद, आईजी साइबर सेल, पुलिस मुख्यालय से। हमारी यहाँ पूरी आज साइबर सेल की जो पूरे उत्तराखंड राज्य की जो पूरी हेड करती है पूरी टीम, तो उत्तराखंड राज्य के जो टॉप ऑफिसर्स है जो साइबर विषय को डील करते हैं, आज वो आपके समक्ष उपस्थित होंगे और आपके जो भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। जो भी आपके साथ कभी कुछ हुआ हो, कभी आपने आपके दोस्त के साथ कुछ हुआ हो, सबके साथ जो है कोई ना कोई विषय होता है, लेकिन हम उस बात को कहीं किसी से पूछ नहीं पाते, बता नहीं पाते, रख नहीं पाते, क्योंकि प्रॉपरली उसका कोई जवाब किसी के पास बहुत बार कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन आज आपके बीच हम लोग साइबर सेल के वो लोग हैं जो रोजाना इन बातों से डील करते हैं। आपके जितने स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी कंप्लेंट्स हमारे पास आती है, लेकिन वो बहुत बार चोरी छुपे आती है, किसी और के माध्यम से आती है, कभी अलग अलग तरीके से आती है। लेकिन आपके बीच में बहुत बार ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप पूछना चाहते हैं, बात शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप शेयर नहीं कर पाते। आपको लगता है कि ये कहीं गलत तो नहीं होगा, ये प्रश्न कहीं ये कानून के हिसाब से वो तो नहीं है। तो आज आप खुलकर आपके मन में जो भी प्रश्न है, तो आज हमारे बीच पुलिस के सर्वश्रेष्ठ जो सबसे बड़े अधिकारी है, पुलिस महानिदेशक जिनको कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, तो वो भी हमारे समक्ष जुड़ेंगे कुछ देर बाद। तो सभी आपके प्रश्नों का पहले आपको हम लोग शुरू में एक प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और कुछ जिसमें मूवी क्लिप्स भी होगी, कुछ आपको कोशिश करेंगे कि आपका सेशन इंटरेस्टिंग हो। और उसके बाद हम लोग जो है आधा घंटा सेशन हमारा प्रेजेंटेशन पे होगा और आधा घंटा हम लोग इंटरेक्शन करेंगे। तो ये समझ ले कि आज का युग में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो स्मार्टफोन नहीं है। किस किस के पास स्मार्टफोन है, हाथ खड़े करे। तो किस किस के पास अपने स्मार्टफोन है, हाथ खड़े करे एक बार। या घर में स्मार्टफोन है, तो आप भले ही इस विषय पे हाथ नहीं खड़े कर पा रहे हो, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कोई घर ही नहीं बचा, क्योंकि नॉर्मल फोन बनना ही बंद हो गए। नॉर्मल फोन बनते ही नहीं है अभी। आप खरीदने जाओगे कीपैड का फोन मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा कोई घर नहीं बचा और ऐसा कोई बच्चे नहीं बचे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो हर बच्चा स्मार्टफोन यूज करता है। ऐसे कौन बच्चे हैं जिनके पास कोई सोशल मीडिया का कोई अकाउंट नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी कुछ भी नहीं है, व्हाट्सएप, ऐसे कौन बच्चे हैं, हाथ खड़े करें, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सोशल मीडिया का कोई अकाउंट नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसमें से कुछ भी नहीं है, जीरो है। ऐसा कौन बच्चा है, हाथ खड़े करें। उनके टीचर जरूर इनको चेक करके रिवार्ड दिलाना। 100% मेरी सभी टीचर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने हाथ खड़ा किया, जिनके पास कोई भी सोशल मीडिया का कोई अकाउंट नहीं है, उनको चेक करके जरूर रिवार्ड कराना। तो ऐसी डेट में कोई नहीं बचा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास ये चीजें नहीं है। तो इतना कॉमन हो गया है स्मार्टफोन, सोशल मीडिया अकाउंट, और उस पर इतना ज्यादा आप लोग उसमें इन्वॉल्व होते हो, टाइम देते हो, बातचीत, क्योंकि आज के डेट की ये जरूरत है। हम लोग ये नहीं कहेंगे आपको कि सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होना चाहिए, आप इंटरनेट पे ऑनलाइन ना रहे, बात ना करें। आज की युग की वो आवश्यकता है, लेकिन उसको कैसे करना है, उस सेशन के लिए आज हम आपके साथ बैठे हैं कि अगर आपको स्मार्टफोन यूज भी करें और बेहतर ढंग से अपने पर्सनल, इसके लिए, करियर के लिए, एजुकेशन के लिए किस तरह से आप, क्योंकि आज की डेट में सारे फाइनेंस, सारे सर्टिफिकेट, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप कोई भी एग्जाम देंगे वो भी ऑनलाइन होते जा रही है। आप जेई की एग्जाम दो, नीट की एग्जाम दो, सब कुछ पढ़ाई ऑनलाइन हो रखी है और भारत देश इसमें हम लोग बहुत आगे जा रहा है ऑनलाइन कंटेंट में। तो साथ में सावधानी कैसे बरतनी है, इसके लिए आज का सेशन है। तो इसके लिए मेरे जो टीम के जो सहयोगी है, मैं उनसे कहता हूं कि वो आपसे इस बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। धन्यवाद, जय हिंद। आज के स्पेशल साइबर सेशन में जो जागरूकता का सेशन रखा गया उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ साइबर के द्वारा, इसमें सभी हमारे प्रधानाचार्य जो उपस्थित हैं, सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, जैसा अभी सर ने बताया है कि ये सेशन जो है सिर्फ आपके लिए रखा गया है, और इसका कारण भी यही है कि जो जिस तरह से अभी साइबर अपराध बढ़ रहे हैं,
चाहे आपके घर में कोई पीड़ित हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई आपका मित्र हो सकता है। इससे कैसे आपको बचना है और सीखने के बाद आपको दूसरों को भी बताना है। आप ही को अपने घर में जागरूक करना है, अपने आस पड़ोस के जितने लोग को आप जानते हैं, अपने परिवार में, उनको भी बताना है। और खासकर या जैसा आपने देखा है कि आजकल गेमिंग के उसमें जो है बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं और बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं जो बच्चे गेम की लत में पड़ने के बाद जो है उसमें बहुत सारा पैसा अपने घर का जो है डूब जाता है उनका। साथ ही साथ अभी देखा आपने कि जो एआई जो आप लोग समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग भी इस्तेमाल करेंगे या कर रहे होंगे, और इसमें भी देखा है कि सच क्या है गलत क्या है ये भी नहीं पता चल पाता। और आजकल एआई जनरेटेड बहुत सारे वीडियोस कंटेंट जो है सोशल मीडिया पर है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर आज एक जागरूकता सेशन रखा गया। फिर आपका जैसा सर ने बताया आपकी क्वेरीज होंगी, वो क्वेरीज को भी दूर किया जाएगा। और अब मैं हमारे साथ सहयोगी हैं एएसपी साइबर है शांतनु, और ये आपको साइबर सेल जो हमारे इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं इस संबंध में आपको एक पीपीटी के माध्यम से दिखाएंगे। कृपया इसको ध्यान से देखें और उसके बाद जो भी इंटरेक्शन में क्वेरीज होंगी उसको हम टेकअप करेंगे। थैंक यू। सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं शांतनु पाराशर, एएसपी साइबर उत्तराखंड। आज जो आपका साइबर अवेयरनेस का सेशन है ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि साइबर जो ऐसा स्पेस है कि जैसे जो हमारा जो फिजिकल स्पेस था अब वो फिजिकल स्पेस ही नहीं रहा है, उसमें एक जो डिजिटल आयाम है वो स्टार्ट हो चुका है। वो चाहे आपकी मोबाइल हो, चाहे आपका ऑनलाइन इंटरनेट वेबसाइट्स हो, चाहे पेमेंट्स हो, इन सब में जो सारा डिजिटल स्पेस जो यूज हो रहा है वो एक नए तरह का चैलेंज लेके आया है। आप लोगों के लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जैसे हमारे आईजी साहब और एसएसपी साहब ने बोला कि इसमें अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी, आपके लिए लर्निंग की अपॉर्चुनिटी रहेंगी, कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी रहेंगी, एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी रहेंगी, रिसर्च की अपॉर्चुनिटी रहेंगी। साथ ही साथ जो इसके चैलेंजेस हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इसमें, और कैसे बच्चे आप लोग जैसे जो स्टूडेंट्स हैं और जो छोटे उम्र के लोग हैं उनको कैसे इसमें टारगेट भी किया जा रहा है और वो विक्टिम भी बन रहे हैं। तो मैं आपको अपनी पीपीटी से ये दर्शाना चाहूंगा कि कैसे इस साइबर स्पेस को हम पॉजिटिवली यूज करें और अपने को भी सुरक्षित रखें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो आप लोग जब अवेयर होंगे, जैसे हम आपको मानते हैं कि आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो केवल ये लिटरेसी के लिए नहीं है, ये एजुकेशन आपकी सुरक्षा के लिए भी है, आपकी साइबर सुरक्षा, आपकी फिजिकल सुरक्षा और आपके राइट्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसी का एक अंश है ये आज साइबर सिक्योरिटी का पार्ट जो हम देखने वाले हैं, उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। पीपीटी स्टार्ट करिए। कहीं आपके बच्चों को भी ये एडिक्शन तो नहीं हो रहा? 12 साल के आदिम की आंखों में अक्सर जलन और हेडेक रहता था। वो स्कूल जाना अवॉइड करने लगा, दोस्तों से बात भी कम हो गई, होमवर्क पेंडिंग रहने लगा और वो खाना खाते वक्त अक्सर मोबाइल पे लगे रहते थे। पेरेंट्स ने ध्यान दिया तो पता चला आदिम दिन के 8 से 10 घंटे फोन यूज कर रहा था। उन्होंने स्क्रीन टाइम चेक करना चाहा तो आदिम गुस्सा हो गया, चिल्लाने लगा, बार बार अपना फोन वापस मांग लिया। जिद नहीं थी, ये साइबर एडिक्शन की वार्निंग साइन थी। ये छोटा सा एक वीडियो था कि किस तरह से जो आप लोगों की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ चेंज हो गई है। जो पहले फिजिकल जो स्पोर्ट्स होते थे उसके थ्रू जो हम माध्यम से जो सीखते थे, अब वो ऑनलाइन गेमिंग्स हो गए, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, उसके माध्यम से ये चीजें हो रही हैं। तो इसमें अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा हो तो इसमें वीडियो में हम यही दर्शाना चाह रहे हैं कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है और ये कोविड के बाद से देखा गया है कि ये स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा है। अब इसी में मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जो नए डिजिटल स्पेसेस आए हैं जो फिजिकल स्पेसेस से डिफरेंट हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। डिजिटल स्पेस क्या है? हमारी जो भी चीज जो इंटरनेट से लिंक्ड है, एक तरह से वो एक डिजिटल वर्ल्ड है हमारे लिए। अभी आगे जाके आप देखेंगे एक मेटावर्स की भी कंसेप्ट आ रहा है जहां पे आप डिजिटल वर्ल्ड से भी आगे जा रहे हैं, जो वर्चुअल रियलिटी के साथ में होगा। आप लोगों ने 3D ये देखे होंगे, 3D मूवीज देखी होंगी, अब उसमें ही इंटरनेट के साथ साथ मेटावर्स का कंसेप्ट एक ऐड हो गया है। तो अभी हम उतना आगे नहीं जाएंगे, अभी हम जो अभी प्रेजेंटली जो यूज हो रहा है डिजिटल वर्ल्ड उसकी बारे में बात करेंगे। अभी जैसे सर ने भी पूछा था आप लोगों से क्वेश्चन कि स्मार्टफोन सभी के घर में है, सभी इसका उपयोग कर रहे हैं। एक बार मैं वीडियो फिर से प्ले कर रहा हूँ। तो बच्चों को भी ये एडिक्शन तो नहीं हो रहा? 12 साल के आदिम की आंखों में जलन और हेडेक रहता था। वो स्कूल जाना अवॉइड करने लगा, दोस्तों से बात भी कम हो गई, होमवर्क पेंडिंग रहने लगा और वो खाना खाते वक्त अक्सर मोबाइल पे लगा रहता था। पेरेंट्स ने ध्यान दिया तो पता चला
आर्यन दिन के 8 से 10 घंटे फोन यूज कर रहा था। उन्होंने स्क्रीन टाइम चेक करना चाहा तो आर्यन गुस्सा हो गया, चिल्लाने लगा, बार बार अपना फोन वापस मांगने लगा। जिद नहीं थी, ये साइबर एडिक्शन के वोकनिक साइन थे। ये अभी हमने बात करी साइबर एडिक्शन की, इससे पहले जैसे हम अभी डिजिटल स्पेस की बात कर रहे हैं, ये एडिक्शन ऐड कैसे हुआ? जैसे जो हमारे अभी जो भी नॉर्मल लाइफ के जो भी रूटीन वर्क्स हैं वो भी इंटरनेट से लिंक्ड हो गए हैं। चाहे आप उसमें छोटे से ऑर्डर से देखें जो हम अमेजोन के थ्रू कर रहे हैं, कोई पेमेंट हो, कोई स्मार्टफोन पे कोई हमें वीडियो देखनी हो, या कोई सोशल मीडिया पे किसी के साथ चैट करनी हो या बातचीत करनी हो, तो ये सारे आप जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे डिजिटल वर्ल्ड के, इसके कारण आपकी जो लाइफ है एक तरीके से डिजिटल वर्ल्ड से लिंक्ड है। और आपका फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड ये बिल्कुल ही लिंक्ड है। जिस तरह से आपको आप देख पा रहे होंगे, सारे स्क्रीन पे देखेंगे एक बार, जो हमारी स्लाइड पे दिख भी रहा है कि स्मार्टफोन्स हो गए, सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन गेमिंग जो बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग लगने लगा है, और इसके साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग का भी एक रहता है, जो हमारे ऑनलाइन कोचिंग हो गया, कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं इसमें, काफी ओलंपियाड्स में दूर दूरस्थ जो क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उन्होंने भी काफी अच्छा किया है। तो ये जो ऑनलाइन लर्निंग जो सेशन हम ले रहे हैं, ये भी एक आईसीटी का एक सदुपयोग ही है। जिस तरह से हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों में भी बैठे हैं, पिथौरागढ़ से बात कर रहे हैं, जो बाकी क्षेत्रों से बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह से एक पॉजिटिव यूज भी है। यूट्यूब हो गया एंटरटेनमेंट, मूवीज हो गया, शॉर्ट मूवीज हो गया, कमर्शियल्स हो गया, आप जो देखते हैं ये सारी चीजें हैं। एक जो नया आवाम अभी ऐड हुआ है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी डेटा था वो डेटा ही नहीं रहा है, उसके साथ उसको डेटा को प्रोसेस करके जैसे ह्यूमंस थिंक कर रहे हैं वैसे मशीन्स भी थिंक करने लगी हैं। आपने आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखा होगा कि आपका जैसे आप कोई अगर टीवी यूज करते हैं या गाड़ी यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि गाड़ी खुद ही स्टार्ट हो जाती है जैसे कि पास पहुंचती है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है, ट्रैक कर सकते हैं आप उस चीज को। कोई डिवाइस आपको चलाना है तो आपको जरूरी नहीं है कि वहां मौजूद होना है, आप इंटरनेट के माध्यम से उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं और वो आपका डिवाइस खुद ही चल जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि ये सारी चीजें अब फ्यूचर नहीं रही हैं, ये आपके रोजमर्रा की जो लाइफ में ऐड हो चुकी है। इसी में आप देखेंगे डिजिटल पेमेंट, इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बहुत जल्दी राइज करी है। आपने देखा होगा कि हम जो इंटरनेशनल पेमेंट्स में देखें तो 60 to 70% डिजिटल पेमेंट्स इंडिया द्वारा किया जा रहा है। तो ये सारे लोग यूपीआई जानते हैं। अब एक सब्जी के वेंडर पे भी आप जाते हैं तो यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो ये एक डिजिटल वर्ल्ड का पार्ट ही है। तो आप अपना डिजिटल वर्ल्ड समझ गए होंगे। ये डिजिटल वर्ल्ड केवल मोबाइल ही नहीं है, इसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हम आते हैं डिजिटल वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी की नीड क्यों है। तो साइबर सिक्योरिटी की नीड है, उससे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, इसमें जो क्या क्या पार्ट्स रहेंगे, जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या क्या चीजें रहेंगी। इसमें आपका सबसे पहले तो डिवाइस है जिससे आप कनेक्ट हो रहे हैं इंटरनेट पे। सेकंड जो डिवाइसेस में ही आ जाता है, जैसे कोई लैपटॉप यूज कर रहा है, कोई मोबाइल फोन यूज कर रहा है, तो ये डिफरेंट कोई टैब यूज कर रहा है। इसमें आपकी डिजिटल आइडेंटिटी, जो भी आप ऑनलाइन जहां भी जुड़ते हैं वहां आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी होती है, वो मेल से भी हो सकती है, फोन नंबर से भी हो सकती है, तथा आपके जो बैकग्राउंड है, पूरी एजुकेशन है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे अपना सब कुछ रखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी है जिसमें आपकी फोटोज भी आती हैं। फिर आपके अकाउंट्स, जैसे अभी हमने बात करा जो डिफरेंट सोशल मीडिया और ईमेल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे आपके जैसे जो अकाउंट्स बनते हैं, ईमेल बनते हैं, उसके जो अकाउंट्स हैं और उसके पासवर्ड। इसी के साथ साथ आपका जो बैंकिंग सिस्टम है, आपके मम्मी पापा यूज कर रहे होंगे, आपने भी कभी यूज किया होगा, जैसे यूपीआई पेमेंट, पेटीएम के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से। तो ये जो डिजिटल आप पेमेंट कर रहे हैं, ये भी उसका एक पार्ट ही है जो साइबर सिक्योरिटी में पार्ट बनेगा। फिर है हमारा जो पूरा डेटा, जो हमारा पूरा डेटा हमारा ऑनलाइन है, जो अवेलेबल है, उसकी डेटा और प्राइवेसी, ये सब एस्पेक्ट्स हैं साइबर सिक्योरिटी के। साइबर सिक्योरिटी जब कंसेप्ट आएगा तो इन सब चीजों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही, क्योंकि जब हम एक स्लाइड देखेंगे तो उसी के साथ साथ हम उसमें कुछ जो प्रिकॉशंस रखने हैं वो भी हम साथ साथ ही देख लेंगे, क्योंकि बाद में एक साथ चीजें कॉम्प्रिहेंड करना आपके लिए भी मुश्किल होगा। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने बात करी डिवाइस की, तो मोबाइल फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, तो सबसे पहले आप अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करें। डिवाइस का प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है कि उसमें कोई ऐसा वायरस ना हो, एंटीवायरस डला हुआ हो, क्योंकि आजकल ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिनकी एक्सेस आपके रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल है,
वो आप नहीं चला रहे होंगे, कोई एक दूर बैठा हुआ कहीं से बंदा जो फ्रॉड कर रहा है वो चला रहा होगा, आपका डेटा देख रहा होगा, आपकी फोटोज यूज कर रहा होगा। यहाँ तक कि आजकल देखा गया है कि फोन के आपके जो कैमराज होते हैं वो भी ऑपरेट हो रहे होते हैं रिमोटली। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आपका फोन प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। फिर फोन में जो डेटा है, आपकी फोटोज हैं, आपके नंबर्स हैं, आपके जो भी आप मैसेजेस करते हैं वो प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा जो आपने बैकअप रखा वो इंक्रिप्टेड है कि नहीं है। अभी आप लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आप लोगों ने देखा होगा एक इंक्रिप्शन की क्लासेस होती है, क्रिप्टोग्राफी की क्लासेस होती हैं। आप लोग कोर्सेज भी लेंगे, कुछ लोग साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज करेंगे आगे जाके और हमारे साइबर एक्सपर्ट बनेंगे, पुलिस के साथ काम करेंगे, विभिन्न जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ काम करेंगे। तो ये आपको तब यूजफुल होगा कि ये जो इंक्रिप्शन है डेटा कैसे करना है। इसी के साथ आपकी जो डिजिटल लाइफ है कि क्या आप ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, उसको किसको शेयर करना है, कितने लोगों को शेयर करना है, ये साइबर सिक्योरिटी का पार्ट बन जाता है। तो इसमें हम आएंगे, थोड़ा सा वीडियो से एक इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या है और इससे कौन कौन लोग जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं? पहले हम रैगिंग सुनते थे, कॉलेजेस में रहा, स्कूल्स में रहा, जहाँ सिर्फ मजाक के लिए अब्यूज किया जाता था, मेंटली इमोशनली बच्चों को टॉर्चर किया जाता था बाय देयर ओन पीयर ग्रुप। इट हैज ट्रांसलेटेड इनटू द साइबर स्पेस। इसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। बच्चों को उनके पीयर ग्रुप के द्वारा इमोशनली अब्यूज किया जाता है। डिजिटल स्पेस में देयर इज समथिंग नोन एज साइबर फुटप्रिंट। आप जो भी शेयर कर रहे हैं, आपको लगता है ये मीम है, ट्रोल है, बट दिस इज समथिंग दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर इन द डिजिटल। ये आपने देखा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, जो आप डिजिटल वर्ल्ड पे जो चीजें कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि केवल आपने किया और वो चीज इरेज हो गई। ये डिजिटल मेमोरी जो है, एक डिजिटल मेमोरी की जो हम बात करते हैं, यही वीडियो में इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही थी आपको कि जो डिजिटल आपकी जो मेमोरी है, जो आपने किया है सारी चीजें, वो कहीं ना कहीं किसी सिस्टम को याद है। कभी आप देखिए कोई चीज आप क्लिक करते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं जैसे आपने, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको उसी की रील्स आएंगी। इंस्टाग्राम पे जो रील्स करते हैं या यूट्यूब पे शॉर्ट्स यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि वही चीजें दिखेंगी। जैसे कोई गेमिंग खेलता है बच्चा, तो उसको जानबूझ के सिस्टम क्या है, केवल वैसी ही वीडियो दिखाएगा जो कि आपने पहले सर्च किया होगा या कहीं टाइप किया होगा। तो ये जो डिजिटल मेमोरी है, जो आपका डेटा यूज किया जा रहा है बैक एंड पे, ये आप लोगों को नहीं पता है, पर आपको एक तरीके से वो कन्विंस कर रहा है एक चीज के लिए, मैनिपुलेट कर रहा है इस चीज के लिए। ठीक है ना। तो आप लोग बच्चों को ये समझना होगा कि आपका डेटा जो आप यूज सर्च कर रहे हो, ये सब कहीं वो नहीं है कि ये डिलीट हो जाता है। आपने आज कुछ एकदम से सर्च किया, उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। वो सारी चीजें सेव्ड रहती हैं और सिस्टम उसको यूज करता है कि आपको अगली बार क्या दिखाना है, आपको क्या खरीदवाना है, आपको कैसे इन्वॉल्व करके रखना है और आपका स्क्रीन टाइम कैसे बढ़ाना है। तो ये सारे एल्गोरिथम पीछे काम कर रहे हैं। सारे बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जो भी चीजें वो सर्च करते हैं उसके बाद उनको वैसी ही रील्स या शॉर्ट्स आते हैं रहते हैं। अब इसमें आते हैं कि चिल्ड्रन टारगेट क्यों है। क्योंकि सबसे पहले जो संवेदनशील जो ग्रुप है वो बच्चे हैं। क्योंकि एक बच्चों में माना जाता है कि जो चीजें हैं, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा, आपको क्यूरियोसिटी होती है हर चीज की देखने की। जो एक होता है ना, जिज्ञासा होती है कि कुछ चीज कैसे हो रही है, ये कैसे हो रही है, मेरे को ये देखना पड़ेगा। कोई नेगेटिव चीज आती है वो देखने का मन करता है कि यार ये कैसे किया जा रहा है, इंटरनेट पे कैसे शेयर कर रहे हैं। तो आपका दोस्त कुछ लेके आता है तो आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो ये क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा रहती है चिल्ड्रन में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ट्रस्ट। आप लोग इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। जनरली बच्चों का माना जाता है कि मन के सच्चे जो बात कहते हैं वो यही बात है कि आपको जैसे किसी ने कुछ कहा कि ये ऑनलाइन बहुत अच्छा चल रहा है वीडियो या गेम अच्छा चल रहा है, तो आप एकदम से ट्रस्ट करके उसमें कूद पड़ते हैं कि यार आज ये वाला गेम खेल के देखते हैं। किसी ने बोला आपको कि यार वो वाली वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, तो आप एकदम ट्रस्ट करके कि हाँ यार वो अच्छी चीज होगी, इसको देखना जरूरी है। आप उसमें वो आपके मन लिए फायदेमंद है कि नहीं ये नहीं देखते। साथ साथ आपने जो है अवेयरनेस की कमी, जैसे अभी आपने देखा है, मैंने बताया आपको, जो आपका डेटा है वो यूज हो रहा है कहीं पे आपको टारगेट करने के लिए, तो आपको भी नहीं पता कि इसका, बहुत बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती कि हमारा डेटा कोई यूज कर रहा है। बैकएंड पे कोई मशीन है जो इसको सोच रही है कि इस बच्चे को मैं कैसे इन्वॉल्व करूं अपने स्क्रीन टाइम में। ठीक है ना। वहीं लोग भी बैठे हैं जो क्रिमिनल्स हैं, वो आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं गलत तरीके से, जिससे वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकें। तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो डेटा है, आपको अवेयर होना पड़ेगा अपने लिए कि क्या चीजें मेरे साथ हो रही हैं।
ये पीयर प्रेशर भी रहता है, जैसे अभी बात करी कि मेरे दोस्त ने फोन लिया तो मैं भी लूंगा। यहाँ देखा गया है काफी बच्चे ऐसी अपने मम्मी पापा से भी लड़ाई करते हैं कि हाँ पापा मेरे को भी स्मार्टफोन चाहिए, इस बर्थडे में ये चाहिए। एक एज होती है जब आपको एक एज के बाद सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी है वर्ल्ड में, पर अभी जो आपका मेन काम है वो एजुकेशन का है, जब आप इतने सक्षम बन जाएं कि आगे जाके आप ये सारी चीजें यूज कर सकें। फिर डिजायर फॉर रिवॉर्ड्स, काफी जगह गेम्स में देखा गया है कि कुछ पैसे का रिवॉर्ड रहता है या फिर कोई नई पावर आपको मिल जाती है गेम में, ये सारी चीजें भी देखी गई हैं। फिर एक्सेसिव शेयरिंग, आप जो करते हैं एकदम एकदम शेयर करते हैं, भाई व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को डाल दिया, बाकी लोगों को डाल दिया। ये हमेशा देखा गया है कि बच्चों में जो शेयरिंग का जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा रहता है, कि भाई एकदम से जैसे ही किया वो स्कूल में भी शेयर करते हैं और बाकी जगह भी शेयर करते हैं। तो इसमें आपको काफी देखना पड़ेगा कि आप सारी चीजें देखो। अवेयरनेस कब आएगी? जब आप डिस्कस करोगे अपने से बड़े लोगों को, अपने टीचर्स को, आपको कोई पढ़ाने आता है उससे डिस्कस करेंगे। मेन डिस्कशन से जो आपकी एजुकेशन बढ़ेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस की जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए दूसरा है सुपरविजन। आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज में मेरे को अकेले कर सकते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो एक कोच रखा जाता है ना आपके लिए, वो आपके सुपरविजन के लिए है। ऐसा नहीं कि आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता है, पर एक कोच जब रहता है वो आपको डिसिप्लिन करता है और उस चीज को और तरतीब से एक तरह से सिखाता है, जिससे आप आगे जाके लाइफ में एक प्रोफेशनली उसको लाइफ में करियर भी बना पाते हैं और उसमें एक्सेल भी कर पाते हैं। तो तीसरा है आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं इंटरनेट पे जो बच्चों के लिए नहीं है। काफी बच्चे उसको एक्सप्लोर करने के चक्कर में या फिर पीयर प्रेशर में उसको खोल लेते हैं, ऐसी चीजें खोल लेते हैं और ऐसी चीजों में फंस जाते हैं कि फिर वो बाद में जाके वो क्रिमिनल्स का एक तरह से सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। अब आगे हम जैसे सोशल मीडिया पे, अब सोशल मीडिया में जब आप देखते हैं तो कुछ लोगों की गलती क्या है कि वो काफी चीजें ऐसी शेयर कर दे रहे हैं जो अभी हम पहले भी बात रहे थे। तो ये आपको सोचना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी बात होती है कि आपको बिफोर यू शेयर यू शुड स्टॉप एंड थिंक। मतलब आप शेयर करने से पहले एक बार रुकें, फिर सोचें यार मैं ये शेयर कर रहा हूं, ये चीज सही है कि नहीं है। ठीक है ना? तो काफी लोग सोचते नहीं है कि अपनी ऐसी फोटो खींची, जैसे मैंने कोई नई ड्रेस ली अपने लिए और मैं एकदम से फोटो खींच के ऑनलाइन डाल देता हूँ। मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, मैं एकदम डाल देता हूँ कि भाई आज मैं देहरादून जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, FRI घूमने गया हुआ हूँ। तो ये सारी चीजें आपकी कोई डेटा यूज कर रहा है। इसमें कोई आप ही के क्षेत्र का कोई चोर हो सकता है जो आपके घर को टारगेट कर रहा हो और आपने जैसी पोस्ट डाली उसको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि घर खाली है। तो काफी बार देखा गया कि कुछ लोग घूमने गए, उन्होंने स्टेटस पे डाला कि हम फला गोवा में गए हुए हैं, दिल्ली में गए हुए हैं, उसके बाद उनके घर में एक बड़ी चोरी हो गई। तो आप लोगों ने भी ऐसी खबरें पढ़ी होंगी न्यूज़पेपर में। तो ये इसी का कारण है, जो आप एक स्टॉप और थिंक वाली जो चीज हम बोल रहे हैं नहीं करते हैं। जब आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो एक बार सोचें भाई ये फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे क्यों भेज रहा है। ना मैं इसको जानता हूँ, ना ये मेरा पड़ोसी है, ना कहीं ये स्कूल में है। फिर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का उसको क्या बनता है? अब कोई आदमी बिल्कुल ही जो बॉम्बे में रह रहा है उसको चमोली के एक बच्चे से क्या फ्रेंडशिप करनी होगी या फिर क्या उसको फायदा है उससे। सेकंड है आपने फोटो शेयर करी। अब आप फोटो शेयर कर रहे हैं, वही भी बात हो गई उसकी कि कैसे फोटो शेयर कर रहे हैं, वो सब चीजें ऑब्जर्व हो रही है, कोई ना कोई देख रहा है आपको। फिर आपकी लोकेशन शेयरिंग, कुछ लोग होते हैं चेक इन कर देते हैं कि आज मैं इस रेस्टोरेंट में खाने गया, इस होटल में खाने गया, या आज इस जगह पे जा रखा हूँ घूमने, कोई सनसेट पॉइंट पे गया हुआ है। तो ये सारी चीजें भी सब मॉनिटर कर रहा है सिस्टम। आपको पहले भी बताया गया था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सब कंज्यूम हो रही है और सिस्टम डिसाइड कर रहा है कि आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। इसी में स्ट्रेंजर्स, ये चैटिंग की जब से आई है, जैसे आप फेसबुक पे भी करें, इंस्टाग्राम पे भी करें, ये जो चैटिंग हो रही है, स्नैपचैट हो गया, ये सारी चीजें जो चैटिंग के जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी आपको कमेंट कर रहा है, वो कमेंट से DM कर देता है, डायरेक्ट मैसेज करता है और आपको इन्वॉल्व कर लेता है। काफी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार देखो मैं कितना पॉपुलर हूँ या इतने लाइक्स मिल रहे हैं मेरे को, परंतु वो लाइक नहीं मिल रहे हैं, वो एक तरह से आपको, आगे हम इसमें भी करेंगे कि ग्रूम कर रहा है किसी के लिए कि आगे जाके आपको वो यूज कर सके। इसमें कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी इन्वॉल्व हो गए हैं जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लग गए, उन्होंने कहीं आर्मी का मूवमेंट, कहीं पे ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी शेयर करी है जो कि बाद में जाके एक बड़ा कंसर्न बनती है नेशनल अपने सिक्योरिटी के लिए भी। इसी में आप देखेंगे कोई भी लिंक आ जाता है। आपने देखा होगा कि आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे डेयरी मिल्क इतनी फ्री मिलेंगी आपको, तो ये लिंक मिलते ही बच्चे खुश हो जाते हैं कि चलो भाई 20 चॉकलेट का डब्बा पूरा फ्री मिल रहा है हमें, आज क्लिक कर देते हैं इसको। आपको नहीं पता वो क्लिक करते हुए फिर वो कुछ अपलोड होने की दिखता है स्थिति, वो आपका डेटा एक तरह से चोरी कर रहा होता है। ये सबने फेस किया होगा कि भाई आज इतने रुपए मिलेंगे या इतना गिफ्ट मिलेगा, आपको आईफोन मिलेगा, आज फ्री आईफोन मिल रहा है।
तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है इस सब चीजों को। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन की हमने बात ही कर ली थी, मोबाइल नंबर आपके अवेलेबल हैं, आप अपने मम्मी पापा के मोबाइल नंबर डाल देते हैं, कुछ लोग तो ऐसे क्रेडेंशियल्स डाल देते हैं जो कि ऑनलाइन शेयर नहीं होने चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले भी बात करी थी, स्टॉप एंड थिंक, कि भाई रुको और सोचो कि ये जरूरी है शेयर करना कि नहीं है मेरे को। एक वीडियो से हम देखेंगे गेमिंग में कैसे बच्चों का याहू, मुझे फ्री स्किन मिल रहा है, सब दोस्त के पास है, मैं भी ले लेता हूँ। गूगल लॉगिन, पर गेम में तो लॉगिन हो ही गया था, कुछ गड़बड़ है। साइबर बाबा, मैं आपको बुलाता हूँ। हाँ हाँ, रुक जाओ चिंटू, ये फेक पेज है, इसको फिशिंग बोलते हैं। देखो बच्चों, गेम्स और ऐप के ऐड में कभी कभी फेक लिंक्स होता है, ये तुम्हारे पासवर्ड चुरा सकते हैं। गेम में एक्साइटिंग ऑफर दिखे तो सोच समझकर क्लिक करो। और ऐसे स्कैम से कैसे बचें, हमारे साइबर कॉप से सुनो। गेमिंग ऐप में एड्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, पर सभी सेफ नहीं होते। फिशिंग लिंक तुम्हारा पासवर्ड या पर्सनल डाटा चुरा सकते हैं। अननोन ऐड पर क्लिक करने से पहले पेरेंट्स से पूछें। अगर गलती से क्लिक हो गया तो तुरंत ऐप क्लोज करें। ऐसे फ्रॉड की रिपोर्ट 1930 या cybercrime.gov.in। ये जैसे ऑनलाइन गेमिंग का आपने एक छोटा सा एक एनिमेशन देखा हमारा, जिसमें आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि छोटी सी एक ऐप के थ्रू यहाँ पे देखा गया है कि काफी बच्चों की जान भी चली गई। बीच में आपने जो कोविड का टाइम था, एक ब्लू व्हेल चैलेंज चला था कि ऑनलाइन आपको कोई चैलेंज दिया जाता था, उसके बाद आपको वीडियो अपलोड करनी होती थी। उसमें रैंकिंग के लिए बच्चे, कुछ लोगों ने बिल्डिंग से, छत से कूद गए, किन्होंने हाथ काट लिया। तो मतलब ऐसे ऐसे चैलेंज आपसे कराए जा रहे हैं। ये सब क्रिमिनल माइंडसेटअप के जो लोग हैं वो आपको टारगेट कर रहे हैं इसमें ना। तो इसमें जैसे अभी कुछ इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि ये बाहर की चीजें हैं, ये देहरादून में भी ऐसे केस हुए हैं जहाँ पे एक बच्चे ने ऑनलाइन गेमिंग में कुछ पैसे हार गए और इतना प्रेशर हो गया कि उसने अपनी जान तक दे दी। ये हल्द्वानी का केस भी है, जिसमें भी सिमिलर तरीके से था कि ऑनलाइन उसने 5 लाख की रकम हारी किसी गेम में और उसके कारण उसने बाद में सुसाइड कर लिया। तो ये कोई ऐसी दूर की खबरें नहीं है जो आप सोचो कि ये यहाँ नहीं हो रहा है, दिल्ली और बॉम्बे की चीजें हैं। ये छोटे छोटे गांवों में भी अब ऐसा हो गया है कि बच्चे अपने माँ बाप का पैसा खो जा रहे हैं। अब वो बताने में डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है या फिर काफी बड़ी गलती हो गई उनसे, और वो इस चीज को छुपाने के चक्कर में अपनी मतलब एक तरह से लाइफ को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो इसमें ही ऑनलाइन गेमिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, ये ऑनलाइन गेमिंग नहीं है। एक तरह से आपके लिए इजी मनी ट्रैप देते हैं वो, कि आप आज इतना गेम जीतो आपको इतने पैसे मिलेंगे। उसी में आपको बोरिंग और उसके लिए भी करा जाएगा, भाई आपके पास खुद पैसे नहीं है, बोलेंगे आप लोन ले लीजिए। ऑनलाइन लोन अप्लाई करने के लिए आपको बोलेंगे केवल नंबर डालना है, नंबर डाल के लिंक क्लिक करना है। लिंक क्लिक करते ही आपके जो मदर फादर का जो फोन है वो एक तरह से हैक हो जाएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, परंतु उनके जो बैंक बैलेंस है वो पूरा खाली हो जाएगा। हम देखते हैं कि काफी माँ बाप आते हैं, बोलते हैं हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, परंतु उन्हें पता नहीं होता कि जो उनका बच्चा पीछे गेम खेल रहा था उसने एक लिंक क्लिक कर दिया है, जिसके कारण उनका पूरा जो यूपीआई पासवर्ड है, पिन है, वो शेयर हो चुका है। ठीक है, इसी में आप देखेंगे तो अकाउंट और डेटा रिस्क तो बता ही दिया था मैंने आपको। फिर इसमें एक एडिक्शन भी है, जो ऑनलाइन गेमिंग है आप उसमें देखेंगे कि एडिक्शन होता है कि नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने का रैंकिंग सिस्टम होता है उसमें, कि भाई आपकी रैंक कितनी है, आपके स्टेट में कितनी है, इतनी है। ये पढ़ाई में ज्यादा अच्छी रहती है रैंकिंग का सिस्टम, पर गेमिंग में ऐसा कोई स्किल बिल्डिंग तो है नहीं कि आगे जाके आपका कोई करियर बनेगा इसमें। और जितने गेमिंग ऐप है अभी 2026 में पार्लियामेंट ने सब पेड जो आपके जो गेम्स होते थे सब ब्लॉक कर दिए हैं। ये सब एक तरह से जो एनिमी कंट्रीज हैं, जिसमें हमारे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके द्वारा चलाया जा रहा है आपका डेटा एक तरह से चोरी करने के लिए। तो आप देखेंगे इसमें ऑनलाइन काफी बच्चे ग्रुप्स में ऐड हो जाते हैं। आप देखोगे ऑनलाइन ग्रुप्स होंगे आप लोगों के, आपको सबको पता होगा जो गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, आप लोगों ने ग्रुप्स बना रखे होंगे अपने। उसमें ग्रुप्स में आपके फ्रेंड होंगे, परंतु उसमें सारे फ्रेंड नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टेरर एक्टिविटीज में रहते हैं, वो आप लोगों को ऐड करके एक तरह से रेडिकलाइज करने की कोशिश करेंगे। आपको स्टेट के विरुद्ध कुछ चीजें करने के लिए बोलेंगे, आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोलेंगे उसी ग्रुप में। तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ आप एक स्टूडेंट जो एक गेम खेल रहा था एंजॉयमेंट के लिए, वो एक टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया। उस बच्चे का नाम टेरर, ऐसा हुआ है यहाँ पे भी, देहरादून का भी एक केस है जहाँ पे बच्चे कुछ एक जो गेमिंग का ग्रुप था उसमें जुड़े हुए थे, परंतु वो किसी एक ऐसे आदमी से जुड़े हुए थे जो पाकिस्तान से उसे एक तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए कन्विंस कर रहा था।
तो ये देखिए आपका रिस्क ऐसा कम नहीं है यहाँ पे। एक तो आपका पर्सनल रिस्क है, एक स्टेट जो सिक्योरिटी का जो रिस्क है वो एक अलग रिस्क है। इसमें अगर कुछ ऐसा होता है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि करें क्या। प्रॉब्लम तो सबको पता होती है, परंतु अवेयरनेस के बाद ये भी जरूरी है कि क्या करना है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, 2 हेल्पलाइन हमने रखी हुई हैं। 1930 एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन है और एक आपका है cybercrime.gov.in। ये कि पोर्टल है, इसमें सारी तरह की रिपोर्टिंग है। आगे जाके एक वीडियो में आपको दिखाएंगे भी कैसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं इसमें। पहले हम थोड़ी बहुत दो तीन चीजें और जो रह गई हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो अकाउंट है वो एक तरह से डिजिटल लॉकर है। आप ये समझो जैसे आप पैसा अपना लॉकर में रखते हो, अब जो इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट वो है आपका ऑयल बोलते हैं। जो ऑयल पहले बोलते थे, जिनके पास ऑयल था वो कंट्रीज बहुत जल्दी ग्रो करी, मतलब उनके पास पैसा बहुत जल्दी जल्दी आया। तो अब जो ये इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट ऑयल है। आप देख रहे होंगे कि आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए फ्री लॉगिन्स दिए जाते हैं, फ्री ट्रायल्स दिए जाते हैं। ये और कुछ नहीं है, आपको एक तरह से ट्रैप कर रहे हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। ठीक है ना। तो आपका जो ये डिजिटल जो आइडेंटिटी है, जो अभी हम बात कर रहे थे, डिजिटल वर्ल्ड में जो प्रेजेंस है, उसको चोरी करने के लिए एक तरीके से सब लोग लगे हुए हैं। तो आप उसको कैसे बचाओगे? डिजिटल लॉकर के थ्रू, है ना, कि आप अपने सिस्टम को ऐसा रखोगे कि उसमें पासवर्ड आपके स्ट्रांग होंगे। ऐसा नहीं कि सबके पासवर्ड admin@123 या फिर जो आपका नाम है रोहित@123 ये सारी चीजें रहे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो आपके पासवर्ड क्रैक करने बहुत ईजी हो जाते हैं। फिर जहां भी कोशिश करो ऐसे ऐप्स यूज करें जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, मतलब जिसमें आप पासवर्ड भी डालते हैं उसके बाद आपका ओटीपी भी आता है। तो इससे क्या होता है, आपकी सिक्योरिटी डबल हो जाती है। अगर पासवर्ड आपका कभी लीक हो गया पर ओटीपी लीक नहीं होगा, ये आपको अपने मदर फादर को बताना होगा, पापा ये ऐप सही नहीं लग रहा है, केवल ये पासवर्ड से ही आपको लॉग इन करा रहा है, इसको ओटीपी बेस्ड होना जरूरी है। फिर स्क्रीन लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन लॉक, अगर जैसे कोई पीछे बैकग्राउंड में कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर लिया जिससे आपकी पूरी चीजें कॉपी हो रही हैं, तो उसको रोकने के लिए स्क्रीन लॉक जरूरी है कि भाई फोन लॉक्ड रहे और बैक एंड पे अपडेट ना हो, और जो सिक्योरिटी अपडेट्स होती हैं रेगुलरली करें। ठीक है, तो इसी में आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ईमेल अकाउंट को भी देखना है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी देखना है, बैंकिंग अकाउंट्स को भी देखना है, आपके शॉपिंग अकाउंट्स, अगर आप कोई अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे कुछ चीजें मंगाना है उस पर भी देखना है। क्लाउड स्टोरेज, आजकल गूगल ड्राइव में सब अपनी फोटो अपलोड कर देते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। कोई गवर्नमेंट पोर्टल है इसमें भी ध्यान रखना है, जैसे डिजी लॉकर पे आपके सारे मम्मी पापा के जितने डीएल हैं, आधार हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो ये भी देखना है कि उनका पासवर्ड भी ऐसे शेयर ना हो जाए। तो आपको आज जब आप जाएं घर में तो अपने मदर फादर को बता सकें कि पापा ये चीज आप कर रहे हो ये गलत है, और आपको खुद भी पता हो। तो जो हमारा अभी पूरे इस प्रेजेंटेशन का टारगेट है वो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको पता हो कि क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी। सेकंड, अगर कभी गलती हो जाए तो क्या करना है। फिर नीचे देखे आप फिर से नंबर लिखा है, ये सभी बच्चों को आज याद हो जाना चाहिए कि 1930 कोई भी साइबर रिलेटेड जब प्रॉब्लम हो तो 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं। फाइनेंशियल भी हो, कभी कभी सोशल मीडिया रिलेटेड भी रहती है, तो उसमें अगर आप सोशल मीडिया के जैसे क्या करना है वो भी आपको बताया जाएगा। इसमें cybercrime.gov.in करके हमारा जो ये पोर्टल है याद कर लीजिए, cybercrime.gov.in। इसमें भी काफी फेक वेबसाइट बन जाती है जहां आपका डेटा कैप्चर किया जा रहा है, तो ये देख लीजिएगा कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या फिर कोई gov की जगह .com लिख दे। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, ये अवेयरनेस का ही पार्ट है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो लोकल पुलिस थाने में आप जाएंगे, वहां पे साइबर हेल्प डेस्क है, हमारी हेल्प डेस्क रहती है, मतलब जहां पे आप जाके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि सर मेरे साथ ये हो रहा है मैं क्या करूं। ठीक है ना। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अपने मदर फादर को भी बताएंगे, अगर ऐसा कुछ अलग सा चीज फील होती है उन्हें मोबाइल में तो लोकल पुलिस स्टेशन में भी जाके पूछताछ कर सकते हैं। फिर अगर स्पेशल हेल्प चाहिए तो बाकी आपके पास ये पोर्टल्स हैं। एक छोटी वीडियो एआई के रिलेटेड जो अभी डिजिटल अरेस्ट हो रहा है उसके बारे में बताना चाहेंगे आपको ना। कभी कभी आप लिंक क्लिक कर देते हैं तो एक फेक कॉल्स आ जाती हैं आपको, वो भी इतने दिनों के बाद। हेलो भैया, कैसे हैं? क्या हुआ भैया, आप हॉस्पिटल में क्यों हो? राजू अभी टाइम नहीं है, व्हाट्सएप पे क्यूआर भेजा है, तुम जल्दी से 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। अभी हॉस्पिटल में हूँ तुम्हारी भाभी को लेके, इमरजेंसी है। अच्छा ठीक है भैया, आप चिंता मत करो, मैं अभी पैसे भेजता हूँ। पापा कौन था फोन पर? आप घबराए हुए क्यों हो? ये क्यूआर तो किसी और के नाम आया है, अगर ये कोई फ्रॉड हुआ तो? हो सकता है, चलो साइबर बाबा को कॉल करते हैं। हाँ चिंटू, ये फ्रॉड हो सकता है, इसलिए नंबर पर दोबारा फोन करके कंफर्म कर लो। हेलो बड़े पापा, मैं चिंटू, आप कहाँ हो? मैं अभी ऑफिस में हूँ चिंटू बेटा।
तो ऐसे सस्पेशियस सिचुएशन में हमेशा डबल चेक कर लेना चाहिए। एआई की हेल्प से कुछ भी फेक हो सकता है। ये आदत हम सबको डालना होगा, क्योंकि एआई टूल्स के यूज से ऐसे डीप फेक फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसे फ्रॉड की रिपोर्ट 1930 या cybercrime.gov.in पर करें। फॉलो द साइबर। ये आपने देखा कि छोटे छोटे एआई वीडियोस के थ्रू आपको ऐसा कर सकते हैं कि आपके मदर फादर कॉल कर रहे हैं या फिर कोई आपका रिलेटिव कॉल कर रहा है जो इमीडिएट नीड ऑफ मनी में है, कोई हॉस्पिटल में होगा, कहीं बताएंगे एक्सीडेंट हो गया। बीच में तो ऐसा भी कॉल आ रहे थे कि बच्चे किडनैप हो गए, वो बच्चों की थोड़ी सी वॉइस रिकॉर्डिंग से उनकी एक पूरी चीखते हुए आवाज बना देते थे कि बच्चा किडनैप हो गया, आपको इतना पैसा देना है। तो ये सब ध्यान रखेंगे कि एआई से हो रहा है। जो एआई की बात कर रहे थे, डेटा यूज कर रहा है आपके बैकग्राउंड पे, जो आप वीडियो डाल रहे हो उसी से आपकी साउंड उठा रहा है, उसी से आपकी फोटो उठा रहा है। कहना चाहेंगे छोटी सी डिजिटल अरेस्ट पे है। आजकल काफी कॉमन हो गया है कि आपको पुलिस से एक नोटिस आ जाता है। अरे ये क्या? ओ नहीं, पुलिस का कॉल। रिया, आपके नाम से एक ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग केस रजिस्टर हुआ है। आपको 50,000 का फाइन भरना होगा, वरना FIR होगी, अरेस्ट भी हो सकती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दीदी, आप रो क्यों रही हो? चिंटू, देखो ना, पुलिस बोल रही है मुझे 50,000 फाइन देना होगा, नहीं तो अरेस्ट करेंगे मुझे। दीदी, ये कोई स्कैम हो सकता है। रुको, मैं साइबर बाबा को बुलाता हूँ। चिंटू, ये फेक पुलिस है, नकली यूनिफॉर्म, झूठी धमकी एंड असली स्कैम। इस स्कैम को डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। हैकर इसे कैसे करते हैं, आप हमारे साइबर कॉप से सुनो। ये डिजिटल अरेस्ट एक स्कैम है। न हम व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, न पैसा मांगते हैं। स्कैमर्स आपका नाम, फोटो और आईडी इंटरनेट से उठाता है, फिर फेक पुलिस बनकर वीडियो कॉल पर FIR की धमकी देता है। ऐसा कॉल आए तुरंत 1930 या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। ये जो देखा हमने अभी, एआई के माध्यम से ये सारी चीजें की जा रही हैं कि पुलिस की ड्रेस में कोई आपको लगेगा कि लोकली का ही सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर कॉल कर रहा है, या फिर मुंबई से कोई कस्टम से कॉल कर रहा है। तो ये सब समझना है। फिर इसमें वही वाली बात आ जाती है, रुकिए, एक बार उसको वेरीफाई करिए, फिर अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं कि गलत है, एआई कंटेंट है, तो इसको रिपोर्ट भी करें। रिपोर्टिंग का हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 1930 cybercrime.gov.in, ये आपको याद रखने हैं। और इसमें एआई कंटेंट से बहुत ध्यान रखना है कि एआई कंटेंट केवल ये वीडियो में नहीं है, फेक इमेजेस है। जैसे अभी सर बात कर रहे थे एसएसपी साहब कि फेक न्यूज का भी एक कंसेप्ट है कि फर्जी एक तरह से न्यूज फैला दी कि चमोली में फला बाढ़ आ गई है, जिससे एक पैनिक की सिचुएशन हो और लोग जो नॉर्मल जो हमारी एक तरह से जो व्यवस्था चल रही है उसको डिस्टर्ब किया जाए। ये साइबर वॉरफेयर का एक पार्ट है। जब आप बड़े होंगे तो इसमें पढ़ेंगे कि ये एक नेशन जो एनिमी नेशन है दूसरे नेशन को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन यूज करता है। तो आप लोग जो बच्चे देख रहे हैं ये ध्यान रखें कि कोई भी चीज जो न्यूज आपको व्हाट्सएप पे शेयर होती है उसको सच ना माने, उसको डबल वेरीफाई करें किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से। जैसे PIB एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है जहां आप न्यूज चेक कर सकते हो। एक फैक्ट चेक करके यूनिट है जो सारी चीजें आपको बताती है कि फेक है कि रियल है। तो ऑनलाइन गवर्नमेंट द्वारा डिफरेंट माध्यम दे रखे हैं जहां पे आप ये चेक कर सकते हो। फैक्ट चेक यूनिट्स हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आता, आपको ऐसी चीज मिलती है तो आप 112 पे भी कॉल कर सकते हो कि ये चीज रिपोर्ट हो रही है। एक छोटा सा सेक्सटॉर्शन पे हमने ये छोटा सा बनाया, काफी बच्चियां इसमें फंस जाती हैं, फिर बाद में इसकी कारण काफी परेशानी होती है उन्हें। ऑनलाइन चेंजेस पर भरोसा करना कितना महंगा पड़ सकता है आपको इस वीडियो से पता चलेगा। कानपुर की एक यंग लड़की ने सोशल मीडिया पर एक लड़के से फ्रेंडशिप करी, धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी और 2-3 साल में उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। लेकिन उस भरोसे का गलत फायदा उठाया गया। उस लड़के ने उसकी इंटीमेट पिक्चर्स को मिसयूज करके उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उससे छोटे अमाउंट्स मांगे, कभी 300, कभी 500, लेकिन धमकियां इतनी बढ़ती गई कि उससे लगभग 15 लाख रुपए वसूल लिए गए। जब उस लड़की के पास पैसे खत्म हो गए तो उस पर मेंटल प्रेशर बनाया गया और इलीगल एक्टिविटीज में धकेला गया ताकि स्कैमर्स को पैसे मिलते रहे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन नेटवर्क था जो इस तरह लड़कियों को टारगेट करता था। याद रखें, इस तरह अगर कोई आपको ब्लैकमेल करे या डराए तो शर्माए नहीं, तुरंत रिपोर्ट करें। सोशल मीडिया पर मिले अनजान लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें।
अपनी इंटीमेट पिक्चर्स और वीडियोस ऑनलाइन शेयर ना करें और अपनी पर्सनल और बैंक डिटेल्स किसी भी ऑनलाइन चैनल के साथ शेयर ना करें। अगर स्कैम हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। तो आपने देखा ये सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन ब्लैकमेल काफी कॉमन है। ये छोटी लड़कियां जितनी भी हैं, ये जो इनको टारगेट किया जाता है इनकी फेसबुक प्रोफाइल से या इंस्टा प्रोफाइल से या स्नैपचैट प्रोफाइल से। तो आप लोगों को टारगेट किया जाएगा। इसमें शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर बाद में वो आपकी कुछ ऐसी फोटोज ले लेगा जिससे आप बिल्कुल वो हो जाओगे, कंपेल्ड हो जाओगे उनके जो वो कहेंगे वो करने के लिए। फिर बाद में आपके मदर फादर से भी एक्सटॉर्शन किया जाएगा पैसे का। तो ये केस हल्द्वानी में हमने देखा है कि पहले उसने बातचीत करी, फिर ऐसी कुछ फोटोज शेयर हो गई, फिर मदर फादर को भी ब्लैकमेल किया गया, फिर बाद में मदर फादर ने भी 2-3 लाख रुपए दे दिए। जब बहुत पैसे मांगे तो फिर वो तब जाके पुलिस पे आए। तो जैसे ही आप लगे अगर आप फंस गए हैं, पहले तो फंसे ना, अगर फंस जाए तो फिर से वही वाली बात है कि 1930 cybercrime.gov.in पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसी लोन एप्स का भी है, फेक लोन एप्स बच्चों को टारगेट करते हैं, मदर फादर को टारगेट करते हैं, इसमें भी आप ध्यान रखें। इसमें भी वही है, आपको एक बार रुकना है, फिर सोचना है, तभी जाके उस पर आगे प्रोसीड करना है। ये ऑनलाइन ग्रूमिंग की जो हम बात कर रहे थे, ये ऑनलाइन ग्रूमिंग 2 तरीके से हो रही है। एक तो आपके एक्सटॉर्शन के लिए, एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए। जो लोग आपसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं उसका कुछ टारगेट है, वरना मुंबई वाले या फिर जो आपको ऐसी प्लेस से दिखा रहा है उसमें अगर वो आपसे दोस्ती कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो आपके बिल्कुल आपके पर्सनल उसके लिए। तो ये आपका डिजिटल फुटप्रिंट है, इसमें आप देखें कि क्या चीज देख सकते हैं, कौन देखेगा, क्या देखेगा और क्या मैं कैसे कंट्रोल करूंगा इसको। तो इसमें अपनी लोकेशन ना शेयर करें, स्कूल डिटेल ना शेयर करें, फोन नंबर ना शेयर करें, डेट ऑफ बर्थ, कभी कभी बर्थडे विशेस आ जाते हैं, वो सब चीजें भी ना शेयर करें। ये आपके इम्पोर्टेंट है कि स्मार्टफोन यूज करते हुए क्या क्या चीजें आपको फोन अपडेटेड रखना है, एंटीवायरस रखना है, स्क्रीन आपका जो है स्क्रीन लॉक रखना है। आप जो ऐप डाउनलोड करें वो गूगल ऐप के माध्यम से ही हो, ऐसी कोई ऐप ना डाउनलोड करें जो आपको एपी के फाइल में आई हो। बीच में आपने देखा होगा एक चलान की फाइल आती थी कि चलान RTO चलान .apk, आपके मदर फादर के फोन में पक्का पड़ी हुई होंगी, ये देखेगा आप .apk करके जितनी फाइल्स हैं डिलीट कर दें। ये मोस्ट प्रोबेबली कोई एक तरह से ऐप है जो आपका डेटा चोरी करने के लिए या फिर फाइनेंशियल चोरी करने के लिए आपके फोन में मौजूद है, तो इसको जरूर देखें। बाकी इसी तरह से आपको बता दिया कि किसी के भी इंटरनेट पे ना जुड़ें, कहीं आपको ऐसा चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं वहां पे अपना फोन ना लगाएं। ये सारी चीजें कॉमन है जो आप अपनी चीजें जो डिजिटल स्पेस की हैं उनको सेफ रखें। एक छोटा सा वीडियो अब इसको हम फिनिश करेंगे कि कैसे cybercrime.gov.in की जो बात कर रहे थे उसको कैसे यूज करना है। www.cybercrime.gov.in ओपन करो। उसके बाद रिपोर्ट वीमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम ऑप्शन पर क्लिक करो। वहां पे तुम्हें रिपोर्ट एनोनिमसली का ऑप्शन मिलेगा, उसे सेलेक्ट करो। अपना नाम नंबर देने की जरूरत नहीं है, बस क्राइम का डिटेल और एविडेंस, स्क्रीनशॉट, लिंक एक्सेट्रा डालना होता है। सबमिट करने के बाद इन्फो सीधा साइबर पुलिस के। तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे ये ऑनलाइन जो अभी हम बात कर रहे थे, एक तो 1930 है जो डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, एक cybercrime.gov.in जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली रिपोर्ट भी कर सकते हैं, एनोनिमसली रिपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब कभी आप चाहते हैं कि आपका नाम ना आए तो भी उसमें एक पोर्टल में एक फैसिलिटी है कि केवल आप डायरेक्टली अपनी कंप्लेन करें, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो इसमें जरूर जो अभी पहले भी बात करी थी कि आपको रुकना है, सोचना है, अगर कुछ गलत हो जाए तो अपने मदर फादर या फिर टीचर को बताना है और पुलिस को बताना है और इसकी एक रिपोर्टिंग करनी है, जिसके लिए 1930 cybercrime.gov.in पे आप जा सकते हैं। अब हमारे साथ रेस्पेक्टिव डीजीपी सर आ गए हैं, तो आप लोगों को अभी एड्रेस करेंगे। साइबर सुरक्षा के संबंध में जो आज का ये सेशन था और आज जो आपके सामने पावर पॉइंट से और स्लाइड से आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। आप में से कई लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं या जो इस समय AI टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इसको एक थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाते हुए, क्योंकि आप लोग समय निकाल कर आज इस सेशन से जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि अब हम लोग इसको एक सेशन को ओपन कर दें और आप लोग के जो क्वेरीज हैं, आप लोग के जो कुछ सुझाव हैं या कुछ जानकारी आप एक्स्ट्रा चाहते हैं, वो साइबर
यूज से रिलेटेड किसी भी फील्ड की हो, तो आप अब हम लोग सेशन ओपन कर सकते हैं। तो जो पहला स्कूल या जो क्वेश्चन है उससे हम लोग शुरू कर लें और उसी के दौरान आपसे हम लोग बातचीत करते जाएंगे। आप अपना प्रश्न पूछिए। जय कांडा। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, मेरा नाम ज्योति नगर कोटी है। मैं पीएम श्री जेएस माजिला स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑनलाइन स्कैम से आम आदमी कैसे बच सकता है ऑनलाइन स्कैम से? पहले ज्योति आप ये बताएं कि आप किस क्लास में हैं? सर मैं क्लास 12th में हूँ। तो आप मोबाइल के यूज में क्या क्या चीजें आप जनरली यूज करती हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स यूज करती हैं, वो कुछ आप बताना चाहेंगी? सर जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब। वेरी नाइस। और आपके फ्रेंड्स भी जो हैं वो भी लगभग इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज करते होंगे। तो अब जो आपको हमारे जो एसपी साइबर क्राइम है जो अभी आपसे सेशन डील कर रहे थे, वो आपकी स्पेसिफिक क्वेरी को एक बार फिर से, और ये सब उन सोशल मीडिया यूजर्स के लिए रेलेवेंट होगा जो किसी भी, जैसे आपने बताया इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या आप जिन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उसमें अपनी सेफ्टी आपको रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए 3-4 ही मेजर स्टेप्स हैं जो आपको इस आपके फेज में, जब आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, तो वो जरूरी होंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल का मैक्सिमाइज करें यूज, अपने सोशल मीडिया कनेक्शंस का, अपने इमीडिएट जो आपकी स्टडीज हैं या नॉलेज गैदरिंग है या इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, पर साथ ही साथ कैसे आप अपने को सुरक्षित रखें, जो कि आपका सवाल है, आप बताएंगे जी। जैसे इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो भी स्कैम्स हो रहे हैं ऑनलाइन, उनसे कैसे बचा जाए। जैसे जो हमारा जो अभी इनिशियली ही जो पीपीटी में टारगेट था कि सबसे पहले तो एक अवेयरनेस होनी चाहिए डिजिटल वर्ल्ड की, कि जो आप डिजिटल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कनेक्टेड हैं। आपके घर में इंटरनेट से लेकर बाकी जो डिजिटल स्पेस में जैसे मोबाइल फोन है, क्या क्या चीजें कनेक्टेड हैं, उसको आपको सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। सबसे पहले तभी हमने आपसे डिस्कस किया था जो डिवाइसेज आप जिससे कनेक्टेड हो। अभी सबसे पहले आपका स्मार्टफोन हो गया, कोई लैपटॉप यूज कर रहा है, टैब यूज कर रहा है, इनकी जो बात हम कर रहे हैं, इसी के माध्यम से आप डिजिटल वर्ल्ड में जुड़ते हैं। साथ साथ जो मोबाइल फोन आपका जो कॉलिंग नंबर है, वो एक आपका माध्यम है जिससे आप डिजिटल वर्ल्ड पे जुड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप आती है, उसके बाद आप बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। दोस्त, आपकी जो डिजिटल स्पेस पे जो सिक्योरिटी है, उसके लिए आपको कुछ गोल्डन रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमने बताया कि बीच में डिस्कस भी किया था कि सबसे पहले आपको रुकना है। कोई भी चीज डिजिटल वर्ल्ड पे आप डालना चाह रहे हैं, उसको पहले आप एक बार रुक के सोचें कि भाई मैं इसे शेयर कर रहा हूं तो ये इम्पोर्टेंट है शेयर करनी। अगर इम्पोर्टेंट है तो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? जो आपके शेयरिंग ग्रुप है वो सब पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे पब्लिक फिगर हैं या कि डिजिटल क्रिएटर हैं जो सबके लिए बनाते हैं कंटेंट, या फिर केवल आप अपने फैमिली के लिए शेयर कर रहे हैं? तो जो इंफॉर्मेशन आपकी डिजिटल स्पेस पे है, वो एक क्लोज ग्रुप के लिए होनी चाहिए। अगर वो क्लोज ग्रुप के लिए ही बनी थी, जैसे मैं अगर कहीं घूमने गया हूँ तो उसका किसी के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, केवल मेरी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंस है। तो आपको ये समझना होगा जो इन्फॉर्मेशन आप डिजिटल वर्ल्ड पे वो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो और उसी के अनुसार आप शेयर करें। सेकंड, जो भी आपके साथ जो कोई और शेयर कर रहा है, वो क्यों शेयर कर रहा है, इसको क्वेश्चन करें। जो हमने पहले भी बोला था, स्टॉप, एक बार रुकिए, सोचिए और फिर आप शेयर करिए। और अगर कुछ चीज हो जाती है, गलत हो जाती है, क्योंकि बाद में पता चलता है, काफी बार हमने देखा है लोग गलत करने के बाद रुकते नहीं है, उसको दोहराते जाते हैं गलती को। तो वो गलती दोहराए नहीं, उसको जो हमने 2 चीजें आपको बताई, 1930 और cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट करें। थैंक यू। जीआईसी गंगोरी उत्तरकाशी से सर ये स्कूल। बच्चा अपना प्रश्न पूछे।
गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, जी जी बताइए। क्या डिलीटेड मैसेज और फाइल्स को भी साइबर इन्वेस्टिगेशन के से रिकवर किया जा सकता है? पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय देंगी, आपका नाम और क्लास क्या है? मेरा नाम अदिति रावत है। मेरे स्कूल का नाम GIC गंगोरी है। मैं क्लास 12th A में पढ़ती हूँ। जी, तो आपका जैसे मैंने पिछले स्टूडेंट से भी पूछा था, तो आपका अपना सोशल मीडिया यूज क्या है, वो आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या आप फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम इस पे हैं एक्टिव? यस सर। अच्छा, वेरी नाइस। और रील्स बनाती हैं आप अच्छी? नो सर। रील्स बनाने का या शेयर करने का कुछ आपको आपके फ्रेंड्स कुछ अच्छी रील्स बनाते हो? यस सर, फ्रेंड्स बनाते हैं। ओके। और सेल्फीज लेते हैं आप और आपके फ्रेंड्स? यस सर। और फिर उनको मतलब शेयर किस प्लेटफॉर्म पे करते हैं? व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे? इंस्टा पे। ओके, तो अब हम वापस आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि डिलीटेड मैसेजेस की रिकवरी। मैं सुन रहा था, एसपी साहब ने अभी आपको बहुत डिटेल में बताया था कि डिजिटल स्पेस पे एक बार कोई भी जानकारी, चाहे वो एक इमेज हो, कोई टेक्स्ट हो, एक बार आप डिजिटल स्पेस पे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप इस पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और उसको फिर डिलीट करते हैं, तो उसका क्या रिट्रीव हो सकता है या नहीं? इसके दो एंगल्स हैं। एक कि अगर आपने उसको परमानेंटली डिलीट कर दिया है तो क्या आप उसे रिकवर कर सकते हैं कि नहीं, एक इसका ये पहलू है जो अभी आपको एसएसपी साहब बताएंगे। और दूसरा पहलू ये है कि क्या सिक्योरिटी एजेंसीज अगर किसी साइबर अपराध के बारे में छानबीन कर रही हैं तो क्या वो आपके डिजिटल जो रिकॉर्ड है, जो आपका डिजिटल यूज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, या जो क्रिमिनल्स कभी कभी जो दुरुपयोग करते हैं साइबर स्पेस का, तो उनको ट्रैक करने के लिए क्या मैकेनिज्म्स हैं उनके डिलीटेड मैसेजेस की रिकवरी? तो डिटेल्ड अभी आपको जवाब मिलेगा कि कैसे ये चीजें पॉसिबल हैं, फाइल्स की रिकवरी। बट उससे ज्यादा जरूरी है आपके लिए ये समझना कि एक बार डिजिटल स्पेस पे कोई इंफॉर्मेशन चली गई तो उसको टोटली आपके रिकॉर्ड से, जो आपके नाम के अगेंस्ट दिखाया जाता है, उससे वाइप आउट करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम वापस उस सवाल पे आते हैं कि डिजिटल स्पेस पे कुछ भी शेयर करने से पहले, लाइक करने से पहले, किसी लिंक को डाउनलोड करने से पहले, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले हमें बहुत केयरफुली ये देखना चाहिए कि हम किससे शेयर कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं। बहुत कुछ जो हम डिजिटल स्पेस पे देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो सच नहीं है। आपने जो AI के बारे में और जानकारी जो 11th 12th में बच्चे रख रहे होंगे, तो आप जान रहे होंगे कि डीप फेक्स के बारे में आपने सुना होगा। फेक वीडियोस, डीप फेक से बनाए गए ऐसे जिनमें आवाज पहचानी लग रही है, जिसमें कुछ और आपको फेमिलियर लग रहा है, पर जरूरी नहीं है कि वो सच हो। आवाज जानी पहचानी है मतलब ये नहीं कि वो जो जानकारी दी जा रही है वो सच है, या कोई फुटेज आपको दिखाया जा रहा है तो वो
अभी एसपी साहब आपको बता रहे थे कि फेक न्यूज, बाढ़ के बारे में कि कहीं आई हुई है, इस तरह की कई भ्रामक जानकारियां जिन पे आपको रिएक्ट करने से पहले सोचना चाहिए। तो डिलीटेड फाइल्स के बारे में एसएसपी साहब आपको बताएंगे। जी। जैसा कि ये सवाल अभी आपने पूछा कि दो पहलू है, एक अपना इंडिविजुअल है और एक है ऑफिशियल। इंडिविजुअल में से बहुत सारी चीजें हम अपने मैसेजेस को डिलीट करते हैं या व्हाट्सएप चैटिंग को डिलीट करते हैं या अन्य सोशल मीडिया पे कभी हम कुछ पोस्ट करते हैं और सोचते हैं कि हमने डिलीट कर दिया तो हर जगह से डिलीट हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज पोस्ट करते हैं तो देखा होगा कि उसको लोग डाउनलोड कर लेते हैं या उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो आपको लगता है कि हमने कोई चीज लिखी और ठीक सा नहीं है, उसका रिएक्शन ठीक नहीं आ रहा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। बट सभी लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कुछ लोग जो आपकी वीडियोस होते हैं या कोई कमेंट होते हैं जो आपने वर्बली बोला हो उसको डाउनलोड कर लेते हैं और बार बार वही चलता है। तो इससे तो आप एकदम ये ना सोचें कि हमने कोई चीज डिलीट कर दी अपने फोन से तो डिलीट हो जाएगी। हाँ, वो बात दूसरी, जब आप कभी फोन बेचते हैं या कभी आपको लगता है कि मेरा फोन यूज का नहीं, मुझे नया फोन लेना है, तो उसका आप पूरी मेमोरी को डिलीट करते हैं। तो इसीलिए आपको एक चीज देखनी होगी कि फैक्ट्री रीसेट में जाकर अपने फोन को पूरा सेट करें और जिससे कि कोई भी फाइल्स उसमें ना रहे। लेकिन एक चीज देखी गई अक्सर कि कभी कभी अचानक से किसी का फोन गिर जाता है और टूट जाता है, या कभी उसका ऑफ मतलब ऑन नहीं हो रहा है किन्हीं कारणों से और वो शॉप पे अपना फोन देके चला जाता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अपनी गैलरीज में इस तरह के कोई सेंसिटिव फोटोग्राफ्स या कभी कभी हम अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स को रख लेते हैं और कभी फोन खराब होने के बाद हम उसको दुकान पर दे देते हैं बनने के लिए, अचानक से फोन खराब हो गया, नहीं ऑन हो रहा है। तो कभी भी रिलाई ना करें, क्योंकि ऐसा डेटा आपने एक फोन अपना किसी को दे दिया है तो कोई भी उसको फोन बनाते वक्त उस डेटा को ले लेता है वहां से गैलरी से और उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो जाता है। ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस आए हैं जहां पर आदमी को लगता है कि ये मेरी पर्सनल फोटोग्राफ या मेरी पर्सनल चीज कैसे ये सोशल मीडिया या अन्य जगह मेरे लोगों को पहुंच गई। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी अपनी कोई भी ऐसी सेंसिटिव चीजें जो को स्टोर ना करें, ये ज्यादा अच्छी एक हैबिट होती है। और दूसरा, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही, कोई पुलिस की कोई जांच चल रही, तो डिजिटल फोरेंसिक इतना एडवांस हो गया है कि आपका फोन हो, आपका लैपटॉप हो, कोई भी तो उसके डेटा को, डिलीटेड डेटा को रिट्राइव करता है। ऐसे केसेस में हम लोग सॉल्व भी करते हैं, तो 80 to 90% डेटा हमेशा उसमें रिट्राइबल है। तो इसका जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो। जीआईसी भागलपुर मेरोला, बच्चा आप अपना प्रश्न पूछे। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संध्या पांडे है, मैं क्लास 9th बी की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति का फोन चोरी हो जाता है तो उसके बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए हम तुरंत क्या करें? आपके बेटे किसी जानकार का ऐसा हुआ है किसी के साथ? कभी फोन खो गया हो, चोरी हो गया हो? यस सर, हुआ है। ओके, तो अच्छा, ठीक है। तो ये सभी के लिए बहुत रेलेवेंट जानकारी है, जिसपे अभी एसएसपी साहब बता भी रहे थे कि अचानक आपका फोन का खराब हो जाना या मिसप्लेस हो जाना, खो जाना, चोरी हो जाना, उसके बाद कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो तुरंत लिए जाने जरूरी हैं। अपने जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उस हैंडसेट पे, तो आपको क्या करना चाहिए, और स्पेसिफिकली आपने जो बैंक के बारे में पूछा, आप शांतनु आप बताना चाहेंगे। इसमें जैसे आपने बेटा जो क्वेश्चन पूछा है उसके दो एस्पेक्ट्स बनते हैं। जैसे आपने बोला, सबसे पहले हमने बात करी थी जो आपका मोबाइल फोन हो उसमें सिक्योरिटी जो आपकी अपडेटेड हो, जो स्क्रीन लॉक की हम बात कर रहे थे, जिससे कि जैसे चोरी होता है तो उसके बाद एकदम से कोई मोबाइल फोन को खोल ना ले। तो ये प्री जो आपका इवेंट है उससे पहले जो प्रिकॉशंस हैं उसकी बात हो गई। और दूसरी बात हो गई कि अब चोरी हो गया है मोबाइल, तो इसके दो एस्पेक्ट्स बनते हैं। एक तो मोबाइल का जो रिकवरी की बात करें, और सेकंड आप जो बात कर रहे हैं जो अकाउंट से रिलेटेड जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं और उसकी डिटेल्स हैं या फिर उसमें जो ट्रांजैक्शंस होने का जो खतरा है उसकी बात करें। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, जो आपका मोबाइल फोन चोरी हुआ है, तो ये गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा पोर्टल बनाया है, CIR पोर्टल। अगर आप देखेंगे CIER पोर्टल, इसमें आप जैसे ही अपना IMEI नंबर होता है या मोबाइल नंबर है उससे भी डाल सकते हैं, उस नंबर को वो ब्लॉक कर देगा। तो एक तरह से जो वो फोन है वो पूरा IMEI ब्लॉक हो जाएगा और वो फोन कोई यूज नहीं कर पाएगा। अगर वो यूज करता है तो उसकी एक लोकेशन ट्रैक होके पुलिस के पास आ जाती है और पुलिस उसको रिकवर करने में आपकी मदद कर सकती है। सेकंड पार्ट आता है जो आपके बैंक अकाउंट्स है। अगर आप देखते हैं कि आपका जो पासवर्ड लॉक था वो काफी वीक है या फिर आपने लगाया नहीं है, जिस कारण कोई आपका
जो बैंक के जो एप्स हैं वो खोल सकता है। तो उस केस में जो आप बैंकिंग सिस्टम में जो कस्टमर केयर है, इसमें भी ध्यान रखना होगा, कस्टमर केयर आप गूगल से नहीं देखें। आपके कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स के पीछे, सबके पीछे नंबर लिखा रहता है। जनरली ये टोल फ्री नंबर 1800 से शुरू होते हैं। ये किसी का मोबाइल नंबर नहीं होता है। पर्सनल जैसे नंबर हमारे 9837 ऐसे शुरू होते हैं, ये ऐसे नंबर नहीं होते हैं, ये टोल फ्री नंबर होते हैं, 1800 से शुरू होते हैं। तो ये नंबर आप यूज करें, वहां पे जाके आप अपनी बैंक डिटेल दे सकते हैं, या किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको रिपोर्ट कर देंगे, उसके बाद अगर कोई फ्रॉड होता है तो वो बैंक की लायबिलिटी बनती है कि वो आपका जो भी नुकसान हो वो भरे। तो इसका 2 एस्पेक्ट्स आपने कवर कर लिए। जो फोन चोरी का पार्ट है वो CIR पोर्टल के थ्रू रिपोर्ट कर दिया। जो सेकेंड आपका जो पार्ट था, जो आपने बैंक अकाउंट्स का बताया, वो जो कस्टमर केयर का नंबर आपके ATM के पीछे लिखा है, या पे आपने फिजिकली ब्रांच में जाके उसको ब्लॉक करा दिया। थैंक यू। में आपके इस प्रश्न से 2 इम्पोर्टेंट चीजें सभी बच्चों के लिए बहुत काम की ये सामने आई हैं कि जो भी मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं उसका एक जो IMEI नंबर होता है, वो आप जब नया आपको हैंडसेट आप खोलते हैं और उसका जो बॉक्स होता है वो आप तुरंत कहीं डिस्पोज कर देते हैं, तो किसी भी माध्यम से उस पे उससे रिलेटेड, आपके हैंडसेट से रिलेटेड जो IMEI नंबर है, IMEI, ये किसी भी ऐसी दशा में फोन खोने की या चोरी होने की आपसे पूछा जाएगा, और जो पोर्टल का अभी आपको बताया गया उस पे भी ये जानकारी जरूरी होगी। तो आप लोग सभी अपने हैंडसेट्स और अपने जो आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं और आपके बड़े भाई बहन हैं, सबके IMEI नंबर कहीं पे हिफाजत से स्टोर होने चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पे आप उसको शेयर कर सकें। और दूसरा, ये जो पोर्टल बताया है, इसको भी आप बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं किसी भी ऐसी स्थिति में तुरंत अलर्ट करने के लिए। जी, नेक्स्ट। जयदेवपुर, बच्चा आप अपना प्रश्न पूछे। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम कीर्तिका रावत है। मैं क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम GIC जयदेवपुर सिगड्डी है। मेरा क्वेश्चन है कि साइबर फ्रॉड में सबसे जो लोगों की आम गलतियां होती है वो क्या होती है? आपको क्या लगता है, आज आपने ये सेशन अटेंड किया तो आपके और आपके फ्रेंड्स को, जो लोग सोशल मीडिया पे हैं और फोन को आप लोग यूज करते हैं, तो आप को क्या लगता है कि अगर आपको बताना हो अपनी फ्रेंड को यही चीज, तो आप क्या बताना चाहेंगे? 1-2 चीजें, फिर हम आपके प्रश्न का भी और डिटेल में बताते हैं। पर आपको सावधानियां क्या लगती हैं जो होनी चाहिए? कोई भी एक चीज। किसी को अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए ना इस बारे में। ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, OTP शेयर नहीं करना चाहिए, कोई और पर्सनल जानकारी आपको नहीं देनी चाहिए। जी, और ये जो आपके पास आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं बेटे? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्या? इंस्टाग्राम। तो आपके पास कोई उसमें आता है कोई फॉरवर्ड, तो आप को बड़ा अच्छा लगता है और आप फिर उसको तुरंत ही फिर अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर करते हैं? यस सर। और इसमें मतलब वेरीफाई करना क्यों जरूरी रहता है शेयर करने से पहले? ये आज आपको बताया गया था, वो कुछ आपको क्लियर हो पाया कि क्यों जरूरी है? क्या रिस्क रहते हैं बिना वेरीफाई किए है शेयर करने के? साइबर क्राइम। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप जो ये कह रहे हैं कि जो ये एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था? जनरली तो गलतियां आपको आज के सेशन में ये बताई गई हैं, कुछ आप समराइज करना चाहोगे जो कॉमन? ये ठीक है, मतलब हमारे सेशन का आज पर्पज ही यही है बेटे कि आप लोग फ्रीली पूछें, क्योंकि एक नॉर्मल यूज सोशल मीडिया पर और साइबर स्पेस का एक नॉर्मल यूज होता है, और एक होता है कि आपको ऐसे खतरों से अलर्ट और सावधान करना जिससे मिसयूज की या आपके साथ किसी अनहोनी के चांसेस
मिनिमाइज हो, सब कम हो। तो ये जरूरी रहेगा कि एक बार फिर से आप जो 4-5 क्रिस्पली जो कीवर्ड्स हैं हम लोग के, वो आप फिर से रिपीट कर दें। इसमें जैसे बेटा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्यों लोग इसमें ट्रैप होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जो हमने शुरुआत में बात करी थी, जब हम बच्चों की बात कर रहे थे, वही सारी क्वालिटीज एडल्ट्स में भी पाई जाती है। तो जो वल्नरेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, वल्नरेबिलिटी क्यों आती है, एक सबसे पहला पॉइंट है, एक तो अवेयरनेस नहीं है। आप लोग देखें, जैसे आप पढ़ते हो साइंस में, आपको पता है कि एसिड टच करने से आपको बर्न्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि साइबर क्राइम में भी, जो साइबर स्पेस में जो आप चीजें यूज कर रही हैं, तो उसमें आपको क्या प्रिकॉशन रखने हैं, इसका अवेयरनेस होना जरूरी है। काफी लोगों को, जब हम कोई चीज यूज करते हैं उससे पहले, जैसे आप घर में अगर कोई कूलर भी लगाते हैं तो उससे पहले एक उसकी मैनुअल होती है, यूजर मैनुअल, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपको जैसे साइबर स्पेस में कोई भी आप ऐप यूज कर रहे हैं, उसकी जब आप डाउनलोड करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं या फिर उसके प्रिकॉशंस आते हैं, वो सारी चीजें हम स्किप कर देते हैं ऐप डाउनलोड करते हुए। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि किसी को यूज करने से पहले, किसी ऐप को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करने से पहले, क्या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, उसकी अवेयरनेस जरूर रखें। सेकेंड, हमारी बात आती है जो वल्नरेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक आदमी का, वो है उसकी क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जनरली पॉजिटिव चीजों की तरफ कम देखी जाती है, परंतु नेगेटिव चीजें हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं किसी भी व्यक्ति को। तो आप जैसे कोई नेगेटिव चीज पढ़ेंगे कि आज देखिए ये वीडियो में देखिए कि कैसे करा गया मर्डर, तो आप जल्दी अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। ये देखा गया कि 70% उसकी ज्यादा स्पीड है फैलने की भी और उसकी शेयरिंग की भी। तो आप इस तरह से जो नेगेटिव चीजों को यूज किया जाता है आपको अट्रैक्ट करने के लिए साइबर क्राइम में, कि आपको उस तरफ आपका इंक्लिनेशन आ जाए या उस फ्रॉड में आप इन्वॉल्व हो जाएं। फिर आता है ग्रीड की बात। ग्रीड बोले तो एक तरह से लालच। जैसे आपको गेम्स में लालच दिया जाता है कि आपको ये स्पेशल पावर मिल जाएगी आज के लिए, या फिर ये कॉइन मिल जाएगा, या ये एक सूट मिल जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उसके कारण ऐसे ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, जो हमने पहले भी बात करी कि वो इंटरनेशनली जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है उसके लिए एक थ्रेट बन जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो लालच है वो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कोई आपको फ्री में नहीं दे रहा है कोई भी चीज। जैसे अभी हम बात करते हैं रक्षाबंधन पे जो ये फ्री गिफ्ट्स की बात आती है, चॉकलेट्स की बात आती है, तो कोई आपको फ्री में चॉकलेट्स नहीं देगा। तो जो ग्रीड, क्यूरियोसिटी और अनअवेयर जो आदमी है वो बहुत इजी टारगेट है, और यही उसकी गलतियां हैं कि वो उस चीज के बारे में पढ़ नहीं रहा है, उसको यूज करने से पहले प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखें, जो प्लेटफॉर्म यूज करें, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं उसका पूरा पढ़ें कि क्या क्या गलतियां लोगों ने करी हैं, औरों की गलतियों से सीखें, आप गलती ना करें। थैंक यू। GIC गौचर। गुड मॉर्निंग सर, मैं अमन कुमार कक्षा 12 से GIC गौचर से। मेरा प्रश्न ये है कि OTP शेयर किए बिना हमारे बैंक से पैसे कटे या बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है? मन, ये बताओ कि आपके पास किन किन चीजों के लिए OTP आता है, आप क्या क्या ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो जिससे आपके पास समय समय पे OTP आता है, कुछ आप बताएं। सर जैसे हम शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन और डॉक्यूमेंट भरते हैं तो ठीक है। OTP आती है और इत्यादि। बिल्कुल। तो शॉपिंग आप किन पोर्टल्स पे करते हो, कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो? सर जैसे मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ओके। और तो इसके नेचुरली OTP आए, और आपने कहा कि आप कोई फॉर्म्स वगैरह भरते हैं तो उसके OTP आते हैं। तो OTP से रिलेटेड शांतनु आप बताइए। जैसे बेटा आपने बताया कि OTP शेयरिंग, इसमें दो तरह की चीजें देखी गई हैं। जैसे एक तो होता है कुछ ऐप्स आपकी परमिशन ले लेते हैं। जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपसे सबसे पहले परमिशन मांगता है कि कैमरे की परमिशन चाहिए, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन चाहिए, SMS की परमिशन चाहिए। कभी कभी हम इसको पढ़ते नहीं है और स्किप करके सारी परमिशन उस ऐप को दे देते हैं। तो कभी कभी वो बैक हैंड पे हमारे SMS भी पढ़ रहा होगा। जैसे आप ट्रू कॉलर में देखेंगे, आप वो पूरा आपके SMS पढ़ता है, ठीक है ना, तभी वो आपको हाईलाइट करता है कि ये OTP के लिए मैसेज आया है या ये फला आदमी से मैसेज आया है। तो ये वाली चीजें जब आप ओपन रखेंगे, जब आप अपने मोबाइल पे जाएंगे तो एक परमिशंस करके एक सेटिंग्स में होता है, वहां जाके आप देखें कि कौन सा ऐप आपकी क्या चीज रीड कर रहा है।
ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि मेरा फोन मेरा क्या शेयर कर रहा है, किस ऐप के साथ शेयर कर रहा है। जनरली हम लोगों को ये पता नहीं होता और हम अपनी सारी परमिशन देख रखते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कैमरा की परमिशन भी उनके पास होती है, अगर वो ऐप चाहे तो बैक एंड पे आपका कैमरा स्वयं ऑन कर सकता है, जो आपको पता भी ना चले। तो इस केस में जैसे आप बता रहे थे, ओटीपी को डायरेक्टली कुछ ऐप्स हैं जो शेयर कर देते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसे लिंक क्लिक कर देते हैं, जैसे एक आप लोग देखेंगे आपके पेरेंट्स के मोबाइल में मोस्ट प्रॉब्ली ये RTO.APK करके एक फाइल जरूर होगी। ये APK फाइल और कुछ नहीं है, ये आपके जो जितने SMS हैं ये फॉरवर्ड करती है अपने पास में। तो जिसके पास बैंकिंग SMS आते हैं ये आइडेंटिफाई कर लेती हैं, फिर वो टारगेटेड आपका एक फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए आपका एक वो बन जाता है विक्टिम, कि उसका जब भी कोई कॉल आएगी उसको टारगेट किया जाएगा उस फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए। तो ये आपका OTP ऑटो सेंडर जो रिमोट एक्सेस ले लेते हैं आपका मोबाइल का, वो भी हमने बात करी थी कि कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो डायरेक्टली एक्सेस, मतलब जो आप यहाँ फोन पे कर रहे होंगे वो व्यक्ति वहां देख रहा होगा। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े लैब्स बने हुए हैं जहाँ साइबर क्रिमिनल बैठे हुए हैं, वो यही सब चीजें रीड कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो आपका जो डिजिटल स्पेस पे जितना OTP आ रहे हैं वो सारे फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये 3 माध्यम है। कहीं कहीं पे देखा गया कि आप कुछ ऐसे कॉल फॉरवर्डिंग कर देते हैं जिसके कारण आपके जो OTP के जो मैसेजेस या कॉल्स आते हैं, जो IVR कॉल्स होते हैं जिसमें OTP बताते हैं, वो आप फॉरवर्ड कर देते हैं किसी फ्रॉडस्टर के नंबर पे। तो ये 4 चीजें आप ध्यान रखेंगे। अपने घर में जाके अपने मम्मी पापा का मोबाइल देखें, उनकी परमिशन चेक करें कि उन्होंने किस ऐप को क्या परमिशन दे रखी है। उसमें भी परमिशन में भी 3 तरह की होती है। एक तो नेवर होता है कि कभी मत शेयर करें, एक होता है आस्क एवरी टाइम, मतलब जब भी आप ऐप खोलेंगे तो वो पूछेगा आपसे कि मैं आपका कैमरा यूज कर लूं। और तीसरा होता है ऑलवेज। तो जनरली हम क्या करते हैं कि इस असुविधा से बचने के लिए ऑलवेज कर देते हैं। ऑलवेज के कारण वो क्या होता है, जब बैकग्राउंड में ऐप भी नहीं चल रही होती तब भी वो आपकी सारी चीजें पढ़ता रहता है। तो इसमें जरूर ध्यान रखें। ये OTP वाला जो आपने क्वेश्चन पूछा था काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। धारचूला। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम हिमेश है, मैं कक्षा 12 का छात्र। मेरा विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज धारचूला है। महोदय, मेरा आपसे यह प्रश्न है, OTP शेयर किए बिना भी क्या बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है? हिमेश, आप सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या हैं इस समय स्कूल में? मेरा हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इको है। ओके, इसमें सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में क्या कोई खास एरिया उसमें पॉलिटिकल साइंस में? आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं क्लास 12 के बाद? मैं आगे यूपीएससी देना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा। और आपके फैमिली में कोई है गवर्नमेंट सर्विस में? नहीं है। तो आप पहले बनना चाह रहे हैं अपने परिवार में। बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हिमेश। तो हम दूसरे स्कूल से एक क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट। GGIC कोलागढ़। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम दीपिका है। मैं GGIC कोलागढ़ से 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि साइबर बुलिंग या ऑनलाइन धमकी मिलने पर हम क्या करें? बेटे, आपके पास अपने इमीडिएट आपका जो फ्रेंड सर्कल है या जिनसे आप टच में रहते हैं, कभी कोई किसी तरह का इस तरह का साइबर बुलिंग या साइबर स्पेस पे कोई धमकी मिलना या परेशान करना या कोई आपकी पर्सनल जानकारी को शेयर करना, ऐसे कोई मामले आपके नॉलेज में आए हैं जिससे बच्चे कोई परेशान हुए हों? यस सर। जी, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, एक बार आप फिर समझें। बल्कि आज की इस कार्यशाला का, आज के इस सेशन का हमारा एक मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सबको साइबर स्पेस पे सेफ रखना और उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं जिससे आप किसी भी इस तरह के बुलिंग से या किसी दबाव से या प्रेशर से या किसी इस तरह के सिचुएशन से अपने आप को कैसे सेफ रखें। और यदि कोई
इस तरह का प्रयास होता है जिससे आप को थोड़ी सी भी परेशानी हो तो आपको बिल्कुल भी चुप नहीं रहना है। आपको फौरन उसे अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और जो हेल्पलाइन नंबर्स अभी दोबारा आप लोग को बताए जाएंगे वो नोट भी कर लीजिएगा, उस पे आपको शेयर करना है। अगर आप वो चीज शेयर नहीं करेंगे और अपने आप तक रखेंगे तो आप तो परेशान रहेंगे ही, पर आप ऐसे लोगों को मौका देते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं कि वो अन्य बच्चों को भी इस तरह से टारगेट करके परेशान करें। तो इसलिए जहां ये पूरा साइबर स्पेस एक बहुत अच्छे आपके नॉलेज गैदरिंग, आपके एंटरटेनमेंट का एक साधन है, वहीं पे आपको इसको अपने पर्सनल यूज के लिए भी उसको किसी भी खतरे से बचा के रखना है। तो साइबर बुलिंग के इस कॉन्सेप्ट से और उससे बचाव के जो तरीके हैं वो एक बार फिर से आपको बताते हुए हम आज के इस सेशन को फिर वाइंड अप करेंगे। आप बताइए। ये जो आपने साइबर बुलिंग की बात करी, बुलिंग चाहे फिजिकल स्पेस में हो चाहे साइबर स्पेस में हो, ये काफी हार्मफुल है एक बच्चे के लिए भी और एक सोसाइटी के लिए भी। और उत्तराखंड पुलिस इसको काफी सेंसिटिवली डील कर रही है। इसमें आपके पास सारी मतलब ऑप्शंस हैं, आप जैसा रिपोर्ट करना चाहें इसको, उसमें मैं सारे माध्यम बता दूंगा। सबसे पहले तो आप अपने टीचर्स और पेरेंट्स को सबसे पहले इन्फॉर्म करें। जो टीचर्स का माध्यम है, जो आपके इमीडिएट टीचर आपके फिजिकली प्रेजेंट हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने ये भी व्यवस्था करी है, अगर किसी भी आप थाने चौकी में जाएंगे, वहां पे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है जिसको एक लीड करती हैं, सब इंस्पेक्टर लीड करती हैं। आप वहाँ साइबर आपकी जो थाना है वहाँ पे जाएंगे तो हेल्प डेस्क मिलेगी आपको, वहाँ महिला पुलिस रहेगी, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इमीडिएट थ्रेट लगता है तो 112 हमारा नंबर है, ये आप लोगों को सबको याद होगा। जो पहले 100 नंबर होता था वो 112 कर दिया है, वो 24/7 चलता है। तो इसमें आपको डरना नहीं है और कुछ नहीं सोचना है। अगर आपको कहीं भी अंदेशा भी हो कि छोटा सा भी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो रहा है जो कि आपको लग रहा है सही नहीं है, आप सीधे 112 में कॉल करके पुलिस को एकदम इन्फॉर्म करें इसके बारे में। अगर वो साइबर स्पेस पे हो रहा है, स्पेसिफिकली आपको कोई इंस्टाग्राम या उसके माध्यम से यूज कर रहा है और इमीडिएट थ्रेट है तो 112 यूज करें, नहीं तो 1930 जो हमने आपसे बात करी थी वो भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पे बच्चे शर्माते हैं कि वो अपनी चीज को रिपोर्ट करने के लिए कि मेरा नाम आएगा। हमने ये भी सुविधा दी है जो cybercrime.gov.in है, उसमें आप बिना नाम और अपने बिना नंबर के भी वो चीज रिपोर्ट कर सकते हैं। बस उसका आप एक चीज करिएगा, जो भी वो कर रहा है उसके रिकॉर्डिंग कर लें, स्क्रीनशॉट रख लें, जो उसने मैसेज किया है उसका स्क्रीनशॉट रख लें और उसकी प्रोफाइल का जो URL होता है, जो आपका हैंडल होता है, जैसे @ जैसे कोई भी है शांतनु पाराशर, तो वो हैंडल जरूर सेव कर लें और वो पुलिस के साथ शेयर करें और इमीडिएटली उस पर कार्रवाई होगी। आप इसमें बिल्कुल परेशान ना हो। और अगर आप किसी को भी देखते हैं तो ये जरूर बताएं। 112 सबसे इजी है, आपको कहीं जाना नहीं है। 112 के थ्रू जो हमारी महिला चीता है वो आपके पास आएगी और इसको एड्रेस करेगी। इसी के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते तो cybercrime.gov.in उसके माध्यम से आप अपनी प्रोफाइल, जो जिसने भी गलत किया उसकी प्रोफाइल शेयर करें और स्क्रीनशॉट शेयर करें। इसमें बिल्कुल भी ना डरें। थैंक यू। बच्चों मैं समझ ही रहा था और अभी IG साहब आपको बताएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी हम लोग एक तरह से वार्म अप हो रहे हैं, बहुत सारे आपके मन में और इतना ज्यादा यूज है, प्रश्न आ रहे हैं। हम खुद भी चाहेंगे कि आपसे जुड़ना और फिर एक सेशन जो कि एक्सक्लूसिवली आपके क्वेश्चंस पे होगा। उस दिन कोई हम लोग जो जानकारी देनी थी वो आज हमने शेयर कर ली। अब कई मामलों में आप हमसे बेहतर जानकार हैं, आप हमसे बेहतर रील्स बना रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, सोशल मीडिया को अच्छी तरह आप शेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स पे ऑर्डर कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं। तो ये जरूर करें, पर साथ साथ इनके कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि आपका कोई फाइनेंशियल या आपका और कोई पर्सनल आपकी इंफॉर्मेशन इस तरह की चीजें ना हो। और बिल्कुल हम आपसे जुड़ेंगे बहुत जल्दी।
आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और उसमें आप लोग अपने और अपने माता पिता के, बड़े भाई बहनों के, सारों के जितने सवाल हो सकते हैं वो लेके आइएगा और हम लोग और लंबा सेशन रखेंगे। आप लोग के हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गए हैं आपके? तो अच्छा, तो हम लोग वो देख के रखेंगे, वो ऐसे टाइम से रखेंगे कि आपके एग्जाम्स के बीच का कोई ऐसा दिन हो। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा जो उत्तराखंड राज्य के आईजी साइबर हैं नीलेश आनंद भरने साहब, वो अब आपको एक समअप करके और फिर आगे के लिए हम लोग एक टाई अप कर लेंगे जल्दी और आपको सबको पहले से एडवांस सूचना मिल जाएगी। जी धन्यवाद सर। तो मैं धन्यवाद देता हूँ पुलिस महानिदेशक महोदय, जो है आज हमारे बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उपस्थित हुए और आज हमने ये पूरा साइबर सेल का सेशन यहाँ आज कंडक्ट किया, जो हमारी उत्तराखंड साइबर सेल की हेडक्वार्टर टीम है देहरादून में जो बैठी है, पूरे राज्य को हेड करते हैं हम साइबर सेल को। तो जो जितनी शिकायतें हमारे पास आती है, जो आपसे रिलेटेड जो कई ऐसी बातें होती है जो जाने अनजाने में जो है आप लोगों के साथ होती है और कई फिर केस रिपोर्ट होते हैं, ऑनलाइन केस रिपोर्ट होते हैं, कोई बच्चे आते हैं हमारे पास, पुलिस स्टेशन में आते हैं, तो हमारे पास सबका कलेक्शन होता है। तो बच्चों, आप लोग जैसा आज का सेशन था, तो आप हर तरीके से साइबर वर्ल्ड से जुड़े हैं। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आज की डेट में हमारी सारी एक्टिविटी जो है ऑनलाइन हो चुकी है, चाहे आप आपकी शिक्षा का हो या आप कोई सर्टिफिकेट्स बनवाते हो, एग्जाम्स देते हो, कोई भी चीज बिना ऑनलाइन के आप हो ही नहीं सकते। तो आपकी पूरी परीक्षा, सारा पाठ्यक्रम ऑनलाइन हो चुका है। तो आप जो है इस पे किस तरह सावधानी बरतनी है, ये आज आपको बताई गई है। और आप जो है कई बार जाने अनजाने में क्या होता है कि कई बार हम लोग जो है एक तो विक्टिम्स बनते हैं या तो ऑफेंडर्स भी बन जाते हैं। तो ये जो लाइन है बहुत ही थिन लाइन है कि किस बार हम लोग जो है पीड़ित है और किस बार हम लोग के हाथ से गुनाह हो गया। तो ये कानून इस बात को देखता नहीं है कि आपसे अनजाने में हो गया, इग्नोरेंस में हो गया, जैसे ये साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग जो आपको समझाया गया है। कई बार आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, तो या तो आप फॉरवर्ड भी नहीं, आप बनाते भी नहीं है, सिर्फ किसी का आया हुआ ही फॉरवर्ड कर देते, तो भी आप उसके भागीदार बन जाते हैं। किसी की गलत कोई इमेज, फोटो कुछ आती है, तो जो जो उस लिंक में आते हैं वो सारे उस केस में आते हैं। तो कई बार आपको लगता है कि ये मतलब मैं तो नहीं करता कोई फ्रॉड, मेरे से तो कभी कोई, मैं तो बहुत अच्छा लड़का हूं, लेकिन अनजाने में ये किस तरह आपके साथ होता है आप भी नहीं जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है, तो इसलिए आप इससे दूर रहे। आप कब उसके विक्टिम है, कब ऑफेंडर है, और तीसरा कैटेगरी आप उसमें सिर्फ देख रहे होते, पार्टिसिपेंट है। तो हम कहीं ना कहीं इधर विक्टिम है, ऑफेंडर है, या तो सिर्फ देखने वाले सहभागी ऑफेंडर है जो दूर से देख रहे, और वो कब इसमें शामिल हो जाएंगे तो वो पता नहीं चलता। ये जो सब आपको जो गेमिंग और ये जो सारी चीजें बताई गई थी, स्टॉकिंग, गेमिंग, तो इसमें पहले हम पार्टिसिपेंट होते हैं, फिर हम उसमें सहभागी हो जाते। तो ये सब चीजों से किस तरह से आपको, आप यूज तो कर रहे हैं, जैसा डीजी सर ने कहा कि हमसे कई गुना आप बहुत एक्सपर्ट है, ज्यादा यूज करते हैं। जितने आपने प्लेटफॉर्म बताए हार्डली हम लोग कभी यूज कर पाते, क्योंकि आपका जनरेशन ही साइबर जनरेशन है, तो आप बेटर यूज करते हैं। लेकिन आप जोश में और हम लोग वो कर देते हैं जल्दी, जो सावधानियां होती है वो कर नहीं पाते। तो आपने एक इच्छा जाहिर की कि इसका दोबारा जो है वो सेशन कंडक्ट हो, तो जरूर हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि जल्दी हम आपके साथ दोबारा जो है इस तरह से हेडक्वार्टर से भी करेंगे, आपके जिले में भी इस तरह से सेशंस आयोजित किए जाएंगे, ताकि मोर जो है आपको फिजिकली भी कुछ सेशंस हो आपके वहां पर। तो फिजिकली भी हम लोग सेशंस आपके साथ कंडक्ट कराएंगे, हम लोग की टीम भी आएगी। तो आज आपका जो है हमने एक अच्छा सेशंस, मैं मानता हूँ एक अच्छा सेशंस रहा, कुछ क्वेश्चंस के भी जवाब हुए। समय के अभाव में हम बहुत ज्यादा आपसे वो नहीं कर पाए, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।